जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ये हमारे इकोनॉमिक्स क्विक रिवीजन का पार्ट 2 वीडियो है और यू कैन से क्विकोनॉमिक्स का पार्ट 2 वीडियो है। आज हम मनी एंड बैंकिंग को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे और यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक देख रहे हैं इन सारे के सारों को और एक्स्ट्रा में और भी अंदर टॉपिक दिए गए हैं। ये तो थंबनेल में नहीं आ रहे थे इसलिए इतने ही है। इन सबको हम कवर कर लेंगे एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये वीडियो लाने का वादा तो संडे को किया था, बट फिर भी एक दिन के लिए मैं लेट हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो वही वेलकम, और यहाँ पे अभी आप आए हो तो पढ़ के ही जाना, ठीक है। चलिए, तो भाई सबसे पहले हम मनी एंड बैंकिंग शुरू करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है बैंक क्या होती है। तो भाई जहां से हम पैसे लेते हैं, जहां पे हम अपने एक्स्ट्रा पैसे रखते हैं, ये बैंक होती है, ठीक है। तो अभी बैंक के एंड से हम अगर देखते हैं तो बैंक के लिए एसेट क्या होंगे। हमारे लिए एसेट क्या होता है? जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, राइट। हमारे पास कोई कैश पड़ा हुआ है, हमारे पास कोई मकान है, जमीन है, वो सब हमारे एसेट्स हैं कि इन फ्यूचर उससे हमें रिटर्न मिल सकता है या फिर कुछ ना कुछ इनकम मिल सकती है। यही चीज बैंक के लिए क्या होगी? बैंक के लिए कौन सा एसेट होंगे? तो बैंक, समझ लीजिए कि बैंक हमको कोई लोन देती है तो उस लोन के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है, राइट। इंटरेस्ट मिलेगा तो वो बैंक के लिए एसेट है क्योंकि वो उसको इनकम जनरेट करके देने वाला है। या फिर बैंक ने कोई क्रेडिट दे रखा है, इवन व्हेन क्रेडिट कार्ड, कि उसको इनसे रिटर्न मिलने वाला है। ओके, तो भाई बैंक के एसेट क्या हो गए? जो हमको वो दे रहे हैं पैसा उधार और उनके बदले वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, वो बैंक के एसेट है। ओके, तो इसके उल्टा बैंक की लायबिलिटीज क्या हो जाएगी भाई? सेम उल्टा, हमने जो बैंक को पैसा दे रखा है वो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको वापस करवाना है, तो वो उनकी लायबिलिटीज है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं गया, मैंने बैंक में रख दी एफडी कि ये लो मेरी 1 लाख रुपए की एफडी रख दो, जब 1 साल खत्म होगा तब मैं इसको लेने आऊंगा। तो ये बैंक की जिम्मेदारी है ना कि उसको मुझे देना है वापस, तो ये उसकी लायबिलिटी हो गई। या फिर मैं ऐसे ही मैंने सेविंग अकाउंट में पैसा रख दिया, 1-2 हजार रुपए पड़े हुए हैं, 50 हजार पड़े हुए हैं, जो भी हो, तो वो बैंक की लायबिलिटीज है, मैं जब चाहूं उसे उठा लूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखते हैं ना, तो दो टाइप की बैंक की लायबिलिटीज हो सकती है। एक होती है टाइम लायबिलिटी और एक होती है डिमांड लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी मतलब कि कोई फिक्स ड्यूरेशन है, उसके बाद ही वो पैसा मैं उठाने जाऊंगा। जैसे कि मैंने बोला ना, एफडी या फिर आरडी रखी हुई है, 1 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, तो मैं उससे उसके बाद ही उठाने जा रहा हूँ। हाँ, मैं चाहूं तो उससे पहले भी उठा सकता हूँ, बट उससे मेरा ही नुकसान होगा। बैंक के लिए तो क्या है, वो फिक्स ड्यूरेशन है, जैसे कि 1 साल का हो सकता है, 5 साल, कितना भी, उसके बाद ही उठाने जाऊंगा। तो ये होती है टाइम लायबिलिटी कि जिसमें टाइम फिक्स कर दिया जाता है। दूसरी होती है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी मतलब मैं कभी भी उठा लूं, मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, यूं मैं गूगल पे किया, मेरे में से उठा, तो ये बैंक की जिम्मेदारी होती है कि उसको मेंटेन करना है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या क्या आता है? तो भाई सेविंग डिपॉजिट आ सकती है मेरी जो भी पड़ी हुई है, करंट अकाउंट डिपॉजिट आ सकती है, या फिर अनक्लेम डिपॉजिट आ सकती है। मतलब कोई कोई अकाउंट ऐसे पड़े हुए होते हैं जहां पे अभी के लिए तो कोई पैसा उठाने नहीं आ रहा है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है, बट हो सकता है कब आ जाए, ठीक है। समझ लीजिए कि मैंने अकाउंट में पैसा डाला हुआ था और मुझे याद नहीं है, 20 साल हो गई ये बात को, अनक्लेम है ये पैसा, बट फिर अचानक से मुझे याद आता है, मेरे बेटे को याद आता है, कुछ भी है, और मैं उठाने चला जाता हूँ। इन शॉर्ट वो डिमांड लायबिलिटी है, वी डोंट नो कि कब उसको लेने आ जाएगा। और एट लास्ट ओवर ड्यू है एफडी के ऊपर, तो वो भी डिमांड डिपॉजिट में जाएगा। डू रिमेंबर, ठीक है, एफडी तो टाइम डिपॉजिट है, बट एफडी के ऊपर कोई ओवर ड्यू लग गया है तो वो डिमांड लायबिलिटी जाएगा। तो ओके, आप डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी समझ गए हो, ठीक है। अभी समझ लीजिए ये दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी टोटल लायबिलिटी मिल जाएगी हमें, तो ठीक है, टोटल लायबिलिटी। और टोटल लायबिलिटी में से हम अपने टोटल एसेट को माइनस कर देते हैं। हमने ऊपर देखा था ना कि लोन क्रेडिट वो सब एसेट है, तो लायबिलिटी में से अगर हम अपने एसेट माइनस कर देते हैं तो अपने क्या मिलेगा भाई? हमें मिलेगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यू कैन से NDTL। N stands for net, D stands for demand, T stands for time and L stands for liability। मेरा गला यार अभी भी इतना ठीक नहीं हुआ है, सॉरी, माफ करना, आपको आवाज थोड़ी भयंकर आ रही हो तो, ठीक है। क्लियर है आपको NDTL का कॉन्सेप्ट? ठीक है, बढ़िया है। अभी देखो, दो टाइप की बैंकिंग सिस्टम हो सकती है, या तो फुल रिजर्व बैंकिंग हो या फिर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग हो। मतलब कि क्या है भाई, फुल रिजर्व में क्या होता है कि बैंक वही पैसा लोन में दे सकती है जो टाइम डिपॉजिट में उसके पास पड़ा हुआ है। मतलब देखो, बैंक होते ही वो क्या करती है कि मैंने बैंक को पैसा दिया कि ये लो भाई मेरा पैसा रखो, अभी बैंक ने किसी और को उसी पैसे को यूज करते हुए किसी ए पर्सन को दे दिया। ऐसे ही तरीके से बैंक चलती है, बैंक खुद कोई अपने पास करोड़ों लेके नहीं बैठी है, ठीक है, इसका पैसा उधर घुमाती रहती है, इसकी टोपी उसके सर, दैट्स इट। तो अगर हम फुल रिजर्व में बात करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं
कि भाई डिमांड डिपॉजिट का यूज मत करना किसी की भी, सिर्फ और सिर्फ आप किसी के कौन से पैसे यूज कर सकते हो, तो टाइम डिपॉजिट यूज कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं फुल रिजर्व, मतलब कि जो डिमांड डिपॉजिट है ना वो आपकी रिजर्व ही रहेगी फुल्ली, ठीक है। दूसरी होती है फ्रैक्शनल रिजर्व। फ्रैक्शनल में क्या है, हम बोलते हैं कि हाँ भाई डिमांड डिपॉजिट को भी यूज कर लो, टाइम डिपॉजिट को भी यूज कर लो, दोनों चल जाएगा। और ये क्या होता है, आप खुद सोचिए, अगर दोनों को यूज कर रहे हैं तो रिस्की है ना ये। यस, कि भाई समझ लीजिए कि मैंने बैंक को दिया था, बैंक ने किसी ए पर्सन को दिया, अभी ए पर्सन पैसा नहीं चुका रहा है, तो एक्चुअली किसका पैसा वेस्ट हो गया, मेरा खुद का पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि बैंक तो सिर्फ इंटरमीडियरी है। ओके, तो इंडिया ना यही फॉलो करता है, फ्रैक्शनल रिजर्व। इसीलिए अगर विजय माल्या पैसा लेके भाग गया तो नुकसान किसका हुआ, पब्लिक का हो गया, नहीं बैंक का। और इसीलिए हमारे बैंक में ना गारंटी भी मिलती है। कितनी गारंटी मिलती है, आरबीआई खुद देती है कि 5 लाख रुपए तक की गारंटी है, कि कुछ भी आपके पैसे को हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक की हम गारंटी लेते हैं, उसके ऊपर हुआ तो आपका घाटा, ठीक है। तो डू रिमेंबर विच काइंड ऑफ सिस्टम इंडिया इज फॉलोइंग, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। ओके, अभी क्या बैंक सबको लोन दे सकता है, जो लोन वो लोन बांट रहा है, नहीं, सबको नहीं दे सकता है। देखिए, टबैको कंपनीज को नहीं देगा, न्यूक्लियर पावर कंपनीज को नहीं देगा, फॉसिल फ्यूल कंपनीज को नहीं देगा, कंपनीज और बिजनेसेस व्हाटएवर यू से, ठीक है, उनको लोन नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि ये सब बुरी कंपनीज है जिससे नुकसान हो सकता है। आप सोचोगे यार न्यूक्लियर पावर तो अच्छी है, उसको क्यों नहीं दे रखा है, अभी भाई ये आप आरबीआई को ही पूछिए, आरबीआई ने बोल के रखा है नहीं देना तो नहीं देना, ठीक है। आरबीआई इज बैंकर ऑफ बैंक, बाप है वो सबका, वो बोलेगा वो होगा। ओके, और फिर ग्रीन डिपॉजिट किसको बोलते हैं भाई, तो जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं डिपॉजिट, वो ग्रीन डिपॉजिट्स होंगे, ठीक है। यू कैन से रेन्यूएबल एनर्जी के लिए जो यूज कर लिया हो हमने, डन है, इतना आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी इनको भले ही बुरा लग गया हो ये पावर कंपनीज को, बट क्या हो सकता है। चलिए देखो, इससे ही एक पीवाईक्यू हमारा बनता है कि कौन से जो ऐसे सॉरी कमर्शियल बैंक के एसेट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। आप खुद मुझे बताइए कौन सा नहीं होना चाहिए। छोड़िए, हम पीवाईक्यू को डिस्कस नहीं करते हैं, हटाते हैं, मेरा यही एम था, वरी मैं गलती से देखा तो करने लगा। पीवाईक्यू डिस्कस नहीं होंगे, आप खुद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, मैं गारंटी से बताता हूँ हो जाएगा आपको, अगर ठीक से आप सुन रहे हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वरी बैक जाना, फिर से सुनना, फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखो हमारी जो इकोनॉमी चलता है ना, मनी सप्लाई, वो कैसे आता है, तो देखो ये कहाँ से लिखे यार, तो आरबीआई कोई ना पैसा छापती है, आरबीआई जो पैसा छापेगी वो कहाँ पे जाएगा, वो भाई बैंक्स के पास जाएगा, फिर बैंक्स के पास से हमारे पास में आएगा, एटसेट्रा, ठीक है। अभी जो पैसा आरबीआई छाप रही है ना, उस पैसे को बोलते हैं M0, क्योंकि शुरुआत किधर से हो रही है, M स्टैंड फॉर मनी, ठीक है, ये मनी का पहला स्टेप है जीरो, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। क्यों हाई पावर्ड, क्योंकि इसमें इतना पावर है कि ये इतने सारे हाथों में से जाने वाला है कि पूछिए मत, क्योंकि और आगे आगे बढ़ते जाना है, आरबीआई के छापने के बाद कितने सारे स्टेप्स में जाएगा ये, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ आपको, सॉरी सॉरी। अभी देखो बहुत सारे स्टेप्स, इसको चलो बाद में समझते हैं, हाई पावर्ड लो पावर्ड बाद में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इतना ध्यान रखिए कि जो हमारी मनी सप्लाई है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह जो मनी जाएगा, उसको हमने M1 2 3 4 में बांटा हुआ है। कैसे M1 2 3 4 में बांटा है, देख लीजिए। हम अपने पैसे का क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर पैसा है तो भाई दो चीज हो सकती है, एक तो अपने सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, ऐसे ही मैंने रख दिया, उसको मैं बोलूंगा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड का मैंने मतलब आपको समझा दिया है पीछे ही, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट कभी भी जो मैं उठा लूं। फिर दूसरी होती है टाइम डिपॉजिट, वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई टाइम क्या है, जो मैं कोई आरडी रख दिया, कोई एफडी रख दिया कि 1 2 साल बाद लेने आऊंगा। ओके, तो बैंक में भी डिमांड डिपॉजिट हो सकती है और टाइम डिपॉजिट हो सकती है, सेम टू सेम हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में भी डिमांड डिपॉजिट हो सकती है, टाइम डिपॉजिट हो सकती है, ग्रेट। तो अभी लोग भी ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे, राइट, कि क्या क्या कर सकते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट में रख सकते हैं बैंक के पास, या फिर डिमांड डिपॉजिट में रख सकते हैं पोस्ट ऑफिस के पास। अभी मुझे आप बताइए, जो मेरे डिमांड डिपॉजिट पड़ी हुई है बैंक के अंदर, या फिर डिमांड डिपॉजिट पड़ी हुई है पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो ज्यादा लिक्विड होगी, या फिर जो टाइम डिपॉजिट पड़ी है ये ज्यादा लिक्विड होगी, मतलब किसको मैं जल्दी से यूज कर सकता हूं, आपको क्या लगता है कौन सा जल्दी से यूज हो सकता है। डेफिनेटली डिमांड डिपॉजिट जल्दी से यूज होगा, क्योंकि टाइम डिपॉजिट तो 1 साल बाद में निकालने वाला हूँ ना, वो तो निकाल ही नहीं पाऊंगा मैं, अगर निकालूंगा तो भी मेरा घाटा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं निकालूंगा। इसलिए डिमांड डिपॉजिट होती है ना, वो ज्यादा लिक्विड होती है, ठीक है। ओके, चलिए अभी समझते हैं। तो देखो, मनी सप्लाई जब आरबीआई ने छाप दिया, उसको हम M0 लेते हैं, उसको आगे भी मैं बताऊंगा।
फिर भी अभी के लिए इतना रखिए, M0 बोलते हैं। फिर आता है मनी इन सर्कुलेशन या फिर करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसको हम बोलते हैं M0। इस M0 के अंदर करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट DD विथ बैंक्स आ जाता है, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक वाला हिस्सा है, ये वाला पोस्ट का हिस्सा है। तो भाई M1 में कौन सा हिस्सा आ जाएगा? M1 में करेंसी इन सर्कुलेशन और डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा इन बैंक। फिर हम आगे जाते हैं और आगे बढ़े, तो भाई M2 में क्या आएगा? तो भाई M2 में जो M1 में आ रहा था वो तो आया ही आया, पर साथ में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई, वो हुई डिमांड डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो M1 में कौन सा था? करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, और फिर M2 में आया डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। मतलब सबसे पहले लिक्विड चीजें ऐड हो रही है, ठीक है। लिक्विड सबसे पहले ऐड होता जाएगा, फिर बाद में हमारा लेस लिक्विड लेस लिक्विड लेस लिक्विड, ठीक है। अभी हम M3 में आते हैं, तो देखो लेस लिक्विड शुरू हो गया। M3 में जो पहले जो 1 में था वो तो है ही है, M1 वाला करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। बाद में इसमें ऐड हो गया टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, और ये डिमांड डिपॉजिट विथ अपना पोस्ट ऑफिस था वो हट गया, ठीक है। तो डू रिमेम्बर M3 में जो डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक है, ठीक है, और करेंसी इन सर्कुलेशन है, साथ में टाइम डिपॉजिट आ जाता है, ठीक है, ओके। और फिर M4 में आते हैं, तो उसमें क्या भाई? उसमें सबका सब, मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन भी आ गया, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट एंड टाइम डिपॉजिट विथ पोस्ट। डिमांड और टाइम डिपॉजिट आपको क्लियर है। अभी किस में क्या यूज हो रहा है ना, उसी को बस हमने देखा है। तो देखो ये M1 और M2 जो है, ठीक है, इसमें सिर्फ डिमांड डिपॉजिट आता है, ठीक है, DD। यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखो M1 और M2, इसमें सिर्फ डिमांड डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है। M1 में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक आया, और M2 में डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक भी आ गया और पोस्ट ऑफिस भी आ गया, ठीक है। फिर हम नीचे आए M3 के पास, तो अगेन बैंक वाला ही है, बट यहाँ पे टाइम डिपॉजिट ऐड हो गया बैंक का, और डिमांड डिपॉजिट पोस्ट वाला निकल गया, ठीक है। और M4 में क्या है? तो उसमें तो सबका सब। तो अभी आप याद कैसे रखोगे भाई? तो M1 में और M3 में, मतलब M1 और M3 है, वहां पे सिर्फ बैंक चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों विथ बैंक। और भाई M2 और M4 में पोस्ट ऑफिस आ जाती है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मतलब कैसे भी याद रखिए, अनशॉर्ट आपको याद रखना है, ठीक है। M1 में है अपना DD विथ बैंक, M2 में है अपना DD विथ बैंक, वो तो है ही है, ठीक है। फिर DD विथ पोस्ट, हटाइए ये सब लिखा हुआ है, फिर से मैं क्यों लिख रहा हूँ, ओके। तो इसको रट्टा मान लीजिएगा जरा, ओके। अभी सबसे ज्यादा जो हमारा M1 और M2 है वो नैरो मनी है। नैरो क्यों? क्योंकि ये कम हाथों से गुजरा है, राइट। यहाँ पे ही देखिए ना, ये देखो लिक्विडिटी की बात करें, तो जितना पहले हम आता है उतना वो ज्यादा लिक्विड है, और जितना पहले आता है उतनी उसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला जो है ना वो हमेशा याद रखना है। यूपीएससी कैसे भी घुमा घुमा के पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए। अभी देखो क्वांटिटी कम होती है ना, इसीलिए हम ऊपर वाले को बोलते हैं नैरो मनी, और नीचे वाले की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसी की बात है ब्रॉड मनी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है पता है, अगर ब्रॉड मनी है तो ज्यादा यूज हो रहा है ना, मतलब ज्यादा डाइवर्सिफाई हो रहा है, और ये वाला है तो कम यूज हो रहा है, तो वो कम डाइवर्सिफाई है, तो नैरो मनी और ब्रॉड मनी। पर लिक्विडिटी की बात करेंगे तो जितना ऊपर हम जाएंगे, मतलब M1 है तो सबसे ज्यादा लिक्विड है, M2 है तो उससे कम लिक्विड, उससे कम लिक्विड, उससे कम लिक्विड, ठीक है। ये दोनों जो है वो आपको याद रखने हैं, और ये वाला भी आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। ये कैसे भी आपको याद रखना ही है कि M1 में क्या आया, M2 में क्या आया। वैसे मैंने जिस तरीके से याद करवाया है, आई होप कि आपको याद हो गया होगा, ओके। अभी जो ये M0 है वो क्या है भाई? तो RBI जब पहली बार कोई मनी बनाता है तो वो हाई पावर्ड मनी है। क्यों हाई पावर्ड? क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड है ना वो, उसमें बहुत पावर है, बहुत सारे लोगों के पास वो जा सकता है। या फिर ये रिजर्व मनी है, ये क्योंकि रिजर्व बैंक ने बनाया है, या फिर ये रिजर्व रह भी सकता है। फिर है इसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि शुरुआत ही इधर से होगी ना, जो भी मनी की शुरुआत होगी वो इधर से होगी। या फिर इसको गवर्नमेंट मनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये RBI ने बनाया है, ओके। अभी इसमें M3 जो है ना उसको हम एग्रीगेट मनी बोलते हैं। एग्रीगेट मनी किस लिए भाई? क्योंकि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? बीच में, तो वही M3 हमें बीच में देखने को मिल रहा है, इसलिए एग्रीगेट मनी। और कुछ आपको मतलब इसमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं, बट लेट्स इग्नोर इट एज ऑफ नाउ, हम आगे देखेंगे इसको, ओके। क्लियर है?
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको डेफिनेटली, बट यही है जो है अभी के लिए। एक बार बस रिपीट कर देता हूं, देखो M1 में आता है करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, M2 में आता है M1 मतलब कि करेंसी इन सर्कुलेशन डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पहले दो में सिर्फ डिमांड है, अभी आएगा टाइम डिपॉजिट। फिर M3 में आता है M1 मतलब यहाँ पे जो था वो तो M1 M3 में है ही है, साथ में क्या ऐड हो गया, तो टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। ठीक है, और M4 में सारे के सारे हैं। ओके, ये वाले दो जो है वो तो सब में होने ही वाले हैं, बाकी का आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते, अभी देखो ये PYQ ना एक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग ना लगे इसलिए। यहाँ पे क्या बोला है कि भाई मैं 1 लाख रुपए मेरे डिमांड डिपॉजिट से उठाता हूँ, मतलब बैंक से मैं उठाता हूँ, तो उसका तुरंत इफेक्ट क्या पड़ेगा अपनी मॉनेटरी सप्लाई के अंदर। देखो कुछ भी नहीं पड़ेगा इफेक्ट, क्यों? क्योंकि देखो डिमांड डिपॉजिट हो या फिर करेंसी इन सर्कुलेशन हो, मैं अभी इस खाने से उठा के यहाँ पे पैसा डाल दूं तो क्या टोटल में कुछ भी फर्क पड़ने वाला है? नहीं, टोटल तो हमारा सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हमारा भाई यहाँ पे देखो इसने पूछा क्या है, एग्रीगेट मनी। एग्रीगेट मनी मतलब M3, अभी M3 के अंदर ये करेंसी इन सर्कुलेशन भी है और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स भी है, मतलब एक खाने से दूसरे में मैं अगर मैं जाने दूं तो क्या ही फर्क पड़ता है, इन शॉर्ट तो सेम ही रहने वाला है, टोटल अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन था वो था 100 रुपए, फिर डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स था वो था 20 रुपए। ठीक है, और दूसरा M3 में क्या है अपना टाइम टाइम डिपॉजिट विथ बैंक वो था अपना 30 रुपए। ठीक है, अभी मैंने ये डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक में से 10 रुपए उठाए और करेंसी इन सर्कुलेशन में डाल दिए, मतलब यहाँ से 10 माइनस और यहाँ से 10 प्लस, तो देखो टोटल तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि यहाँ से टोटल हो रहा था 150 रुपए, अभी कितना हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 110, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 30, तो अगेन ये तो 150 ही रहेगा, राइट। तो इसीलिए एग्रीगेट मनी में M3 में एक खाने से दूसरे में हटा दिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग था डेफिनेटली, बट फिर भी अभी देखो हमने क्यों M3 को ही चुना और M0 को हम हाई पावर्ड बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। देखिए समझ लीजिए आरबीआई ने यहाँ पे देखना मनी मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, आरबीआई ने समझ लीजिए 100 रुपए बनाए, ठीक है, और बोला है कि 10 रुपए आपको रिजर्व रखना है, CRR रखना है। CRR क्या होता है वहां पे देखने वाला है। इन शॉर्ट जो आरबीआई ने बनाया फिर बैंकों को पैसा दिया और बैंक को बोला कि यार कुछ जो हिस्सा है ना वो आप संभाल के रखना कि इन फ्यूचर हमें काम आए, सेविंग करके रखना, ठीक है, रिजर्व रखना। ठीक है, तो बैंक ने बोला रख लेंगे, तो भाई 100 में से 10 काट के हमने रिजर्व रख लिया, 90 बांट दिए लोगों में। ओके, अभी 90 जो रुपए थे ये समझ लीजिए आए राजू के पास। अभी ये राजू आया, अपने यूज बूज किए कुछ भी रुपए और वो जाके बैंक में रख दिया, बैंक में 90 के 90 रख दिए समझ लीजिए। तो अभी बैंक क्या कर सकती है, अगेन बैंकों को बोला था ना कि भाई 10% तो आपको साइड में ही रखने हैं, तो बैंक इस 90 में से 10% मतलब कि 9 रुपए रखेगी और 85 फिर से किसी को बांट देगी, ये समझ लीजिए रहेगा, ये गए राम के पास। ओके, अगेन बैंक के पास वो राम के पैसे आते हैं 81 रुपीज, अगेन बैंक 10% निकालती है और बाकी 72 रख दिए, ये आ गए लक्ष्मण के पास समझ लीजिए। तो ये सिनेरियो सेम चालू ही रहने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली ये प्रॉपर अमाउंट इतना तो बैंक के पास नहीं आएगा, ये मैं प्रॉपर लिया हूँ कि भाई 10% बाकी बांटा, 10% बाकी बांटा, ऐसा नहीं होगा। बट फिर भी ये होगा तो सही ना कि एक बंदे के पास से पैसा दूसरे के पास जाएगा, बट इन शॉर्ट तो बैंक में ही घूमने वाला है, राइट। और ये हर बार जब जब भी बैंक के पास आएगा बैंक को क्या करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा उसको साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने CRR रखा है, बट आप कुछ भी ले लीजिए, हम CRR रहते हैं वही बेटर रहता है, बट इन शॉर्ट कुछ हिस्सा रखना पड़ेगा। तो देखो आरबीआई ने कितना बनाया था, 100 रुपया, और टोटल इकोनॉमी में कितना घूम गया भाई, 90 रुपए राजू के पास आके चले गए, 80 रुपए राम के पास आके चले गए, 70 रुपए जितना लक्ष्मण के पास आके चले गए। तो मतलब पूरी इकोनॉमी में सप्लाई अगर हम देखेंगे तो 10% अगर रिजर्व रखा हो ना, तो अगर आरबीआई बनाती है 100 रुपए तो 1000 रुपए जितना घूम जाएगा, मतलब आखिर में जब ये खत्म होगा तब तक 1000 रुपए आ गए होंगे। इसका एक फॉर्मूला भी है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है कि मनी मल्टीप्लायर को अगर आपको चेक करना है ना, तो M3 कितना है, मतलब M3 में मैंने आपको दिखा ना करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट और टाइम अपना डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट क्या टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, तो M3 को आपको कवर करना है
और नीचे रख देना M0, मतलब कि आरबीआई ने कितना दिया था। तो देखो ये आपका आ जाएगा भाई 1000 रुपए बने M3 में, आरबीआई ने 100 बनाए थे, तो मतलब कितना गुना हो गया, तो 10 गुना हो गया। ओके, अभी समझ लीजिए सीआरआर बैंक का, हमने जो बोला ना कि भाई सीआरआर रखते हैं कैश रिजर्व रेशियो, मतलब इन शॉर्ट एक रिजर्व बोला था कि साइड में रख दीजिए। अगर बैंक को 4 रुपए साइड में रखने को बोला जाए, ठीक है, 4%, और बैंक 100 रुपया छाप, मतलब आरबीआई 100 रुपया छाप रही है, तो टोटल कितना गुना पैसा हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। मतलब अगर 100 रुपए आरबीआई छापेगी तो उसका निकलेगा कितना, 25 गुना, 2500 रुपए, मतलब इकोनॉमी में 25 रुपया फैल जाएगा। अगर आरबीआई 100 छाप रही है ना, तो इकोनॉमी में 2500 रुपया आ जाने वाला है। इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि कैसे मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आरबीआई ने तो 100 रुपया ही दिया, फिर वो गया बैंक के पास, बैंक ने दिया किसी एक शख्स को, वो एक शख्स ने पैसा घुमाया, ठीक है, और फिर वही बैंक में जाके रख दिया, फिर वो किसी दूसरे शख्स ने, बैंक ने किसी एक तीसरे को दिया, ठीक है, ए को दे दिया, फिर उसने भी घुमाया और वापस बैंक को दे दिया, और फिर ऐसे ही किस्सा चलता रहा। तो इन शॉर्ट वही 100 रुपया घूम रहा है, पर कितने लोगों के पास आज के घूम रहा है, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम M0 को हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी और मॉनिटरी बेस या फिर गवर्नमेंट मनी बोलते हैं। हाई पावर्ड किस लिए, कि इसके अंदर पावर बहुत है, अगर ये 10 रुपया भी होगा ना तो बहुत सारे लोगों के पास जाएगा, वेरी वेल पावरफुल, ठीक है। और समझ लीजिए कि अभी मैं बोलता हूँ ये 4% में रख रहा था ना ये साइड में, अभी मैं ऐसा बोलूँ तू कि भाई बैंक को ना 50% साइड में रखना है, तो ये जो मनी मल्टीप्लायर है वो कम होगा या ज्यादा होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक अगर 50% रखेगी तो दे भी कम पाएगी ना, दे कम पाएगी तो अगेन सर्कुलेशन में ही कम जाएगा। तो जितना रिजर्व ज्यादा उतना लोगों के पास पैसा कम, और जितना रिजर्व कम उतना पैसा ज्यादा। गॉट इट। चलिए अभी देखो हाई पावर मनी या फिर ये जो M0 है उसमें क्या क्या आता है, तो भाई उसमें आता है करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, फिर बैंक मनी विथ आरबीआई, मतलब आरबीआई जो छाप रही है वो तो है ही है, साथ ही साथ बैंकों का अगर कोई पैसा पड़ा हुआ है आरबीआई के पास तो वो आ सकता है। बैंक का कौन सा पैसा पड़ा हुआ होता है, सीआरआर पड़ा होता है। क्या होता है सीआरआर, आगे देखेंगे हम। फिर अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, मतलब कोई और भी पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है तो वो भी आ सकता है, इन शॉर्ट आरबीआई का पैसा, ठीक है। अभी मुझे बताइए जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो 1 से ज्यादा होगा या कम होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा, तभी तो ये मल्टीप्लायर है। अगर उतना ही उतना रहता तो ये मल्टीप्लाई होता ही कैसे, मतलब 100 रुपया छापा और 100 ही रुपया सब में सर्कुलेशन में जा रहा है, तो ये मल्टी मल्टीप्लायर होता ही नहीं। उसका मतलब क्या है, मनी मल्टीप्लायर MM इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कितना भी आप रिजर्व रख लो, मतलब 100% तो रिजर्व नहीं रखोगे, राइट, और 100% नहीं रखोगे तो मनी मल्टीप्लायर 1 से तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मैंने 100 रुपया छापा और इनटू कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो 100 छाप रहे थे तो 10 गुना हो रहा था, 4% रिजर्व रखे तो 25 गुना हो रहा था। मतलब कितना भी रिजर्व रखो, कितना भी बढ़ा लो रिजर्व, तो 1 से तो ज्यादा ही रहने वाला है मल्टीप्लायर, ठीक है। और सीआरआर जो है वो हमेशा 100 से कम होगा डेफिनेटली। अगर 100% रिजर्व रख लेंगे तो पैसा जाएगा ही कैसे, मतलब ये तो ऐसा होगा कि आरबीआई ने 100 रुपया बांटा और आरबीआई ने बोल दिया कि भाई 100 रुपया साइड में रख देना, वो यूज नहीं करना, तो फिर पैसा आया ही कहाँ इकोनॉमी में। इसलिए सीआरआर कभी भी या फिर रिजर्व कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है, और ये ज्यादा नहीं होगा 100% से, उसका मतलब क्या है, मनी मल्टीप्लायर भी 1 से हमेशा ज्यादा रहेगा। अब यहाँ आपको ऐसा पूछ ले, अगर समझ लीजिए कि अगर हमारा जो रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व हमें 100% रखने को बोल लेते हैं, तो मनी मल्टीप्लायर कितना रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी फर्क नहीं होगा उसके अंदर, जो था वो का वही रहेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि भाई मनी मल्टीप्लायर इन इंक्रीजेस विथ, भाई क्या इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, तो भाई कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, नहीं, कैश रिजर्व रेशियो तो इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज हो जाता है ना। अभी मैं 4% का बोल लूं कि 50% रख लो तो डिक्रीज हो गए मनी मल्टीप्लायर। फिर इंक्रीजिंग बैंक की हैबिट ऑफ पीपल, यस, अभी समझ लीजिए कि मेरे पास जा रहा था पैसा और मैं बैंक में ही नहीं गया, मैंने जाके घर में पैसा रख लिया, तो क्या होगा, कुछ भी मैं मतलब ही नहीं है भाई मनी मल्टीप्लायर का। तो भाई जितना बैंकिंग लोगों करेंगे उतना ही ज्यादा होगा। फिर एसएलआर इंक्रीज कर दे तो नहीं भाई, एसएलआर कैसा है, रिजर्व है भाई, ये तो डक्की है, ठीक है, आपको पता हो या ना पता हो आगे हम देखने वाले हैं।
फिर पॉपुलेशन इंक्रीज करे, तो बिल्कुल नहीं भाई। पॉपुलेशन इंक्रीज होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पैसे यूज करेंगे। इन शॉर्ट बैंकिंग होगा तो ही हमारा रिजर्व इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे इन शॉर्ट ये सब रखेंगे कहाँ, पैसा बैंक में। यू गॉट इट राइट। ये पूरा आप मनी मल्टीप्लायर समझ गए हो, उम्मीद करता हूँ समझ गए हो। नहीं समझ आया वापस सुनना, समझ आ जाएगा आपको। अभी देखो हल्की सी चीज जो आपको एक्चुअली याद रखनी है। यहाँ पे हमने क्या देखा, M0 में क्या आ रहा था भाई, करेंसी इन सर्कुलेशन आ रहा था, ठीक है। फिर आरबीआई के पास जो पैसे पड़े हुए वो आ रहे थे, इवन वेन वो बैंक के भी पैसे क्यों ना हो। अब बैंक के पैसे में सीआरआर भी आता है ना, तो मुझे समझ लीजिए ये सीआरआर अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये जो M1 का पार्ट, M0 का पार्ट है, वो अगर इंक्रीज हो रहा है, तो M0 भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि ये उसी का बेटा है, उसी का पार्ट है। तो इंक्रीज इन सीआरआर विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन MO या फिर M0, ठीक है, या फिर हाई पावर्ड मनी। एट द सेम टाइम फॉरेन एसेट अगर इंक्रीज होता है तो भी हमारा M0 इंक्रीज होता है। फॉरेन एसेट किसके पास, आरबीआई के पास बात चल रही है, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है, ये आरबीआई की प्रॉपर्टीज है, अगर वो इंक्रीज होगी तो हमारा हाई पावर भी इंक्रीज होगा, हमारा M0 भी इंक्रीज होगा। और ये करेंसी इन सर्कुलेशन में बार बार बोल रहा हूँ, ये करेंसी इन सर्कुलेशन क्या हो रही है, तो भाई करेंसी इन सर्कुलेशन जो पब्लिक के पास पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ जो बैंक का पैसा भी पड़ा हुआ है, मतलब बैंक के वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये जो मैं बोला करेंसी सीआरआर जो इंक्रीज होने वाला बात है, ये कौन बोला है, तो ये बोला है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर आपको डायरेक्टली पूछ लेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट ऐसे लिंक करना, भाई M0 का पार्ट होता है सीआरआर, क्योंकि आरबीआई के पास वो पैसा पड़ा हुआ है ना सीआरआर बैंक का, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली ये भी इंक्रीज होगा। इट जस्ट लाइक कि मेरे अगर पाँव इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो मेरी भी हाइट इंक्रीज होने ही वाली है। बट डू रिमेम्बर, उसके इंक्रीज होने से मनी सप्लाई पे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब वो आप इससे कनेक्ट मत करना, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है। बाकी मनी सप्लाई की बात करें तो क्या होगा, अगर सीआरआर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो जो हमारा मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि सीआर अगर ये मैं 10% साइड में रख रहा था, ये मैं बोल दूंगा कि 50% साइड में रखो, तो भाई मैंने कम बांटेंगे पीपल के पास, ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी। पर M0 की बात करें तो वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर लिखा हुआ है कि M0 के अंदर, M1 के अंदर क्या क्या आता है, तो भाई देख लीजिए, एक बार बस बता देता हूँ कि भाई करेंसी इन सर्कुलेशन हमारा आ गया, फिर आरबीआई के पास पड़ी हुई डिपॉजिट्स आ गई, फिर वही आरबीआई के क्रेडिट्स वेडिट्स हटाओ, ये फिर उसकी जो कोई लायबिलिटी हो तो वो भी हट जाती है, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे हमने नेट 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 लेना होता है कि उसके जो असेट्स है उसको प्लस करो, जो लायबिलिटी है उसको माइनस करो, ठीक है, ये सभी लिखा हुआ है। और ये किसका भाई चार्ट है, ये चार्ट है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का। और ये किसका चार्ट है, ये सेम टू सेम ही है दोनों, भाई M1 करेंसी इन सर्कुलेशन डिमांड डिपॉजिट, ये चार्ट है हमारा NCERT का। ओके, यहाँ पे जैसे याद रखा है गया है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और याद क्या रखना है कि जब हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग की बात करते हैं तो इसमें हमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करना है, गिनना नहीं है। ये मैंने भी डाला हुआ था वैसे, यहाँ पे देख लीजिए, एक्सक्लूड करना है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को। डू रिमेम्बर, उधर ऐसा रहेगा ना कि भाई हर एक टाइप की सेविंग को गिन लेता है टाइम डिपॉजिट के अंदर, तो आप बोलोगे हाँ गिन लेता है, नहीं नहीं गिनता है। सेविंग सर्टिफिकेट जो नेशनल होते हैं उसको हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। और ये कौन बोला है, ये एनसीईआरटी बोला है, मतलब कि अंधे से आप याद रख लो, आपके ऊपर कोई भी आर्गुमेंट नहीं जाएगी, ठीक है। भले ही आप कंफ्यूज हुए हो जैसे भी, बट डू रिमेम्बर एक ही रास्ता है हमारे पास, ठीक है, कोर्ट ऑफ द डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए दो तरीके की ना पॉलिसी हो सकती है, ये जो मनी सप्लाई को जो कंट्रोल करेगी, जो इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी। एक होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बनाती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या करते हैं, भाई टैक्स कैसा रहेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसा रहेगा, डिसइन्वेस्टमेंट क्या करने वाले हैं। और जो फिस्कल पॉलिसी वो है, वो हमें कैसे पता चल जाती है, बजट से पता चल जाती है भाई। रिसेंटली ही रिलीज हुआ है, रिसेंटली आरबीआई क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोल दिया है कि भाई 12 लाख के नीचे ये लोग सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं लेने वाले हैं। आप मुझे खुद बताइए, अगर टैक्स नहीं लेंगे 12 लाख के नीचे वाले में, तो ये मनी सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। क्योंकि अगर मैं सरकार को पैसा नहीं दूंगा तो मैं खुद यूज करूंगा, मैं खुद यूज करूंगा, तो अगेन जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है वो काम आ जाएगा ना, कि मैं कहीं बैंक में डालने वाला हूँ या फिर मैं खुद कुछ ना कुछ लेने वाला हूँ। तो इन शॉर्ट सर्कुलेट होगा। अगर मैं दुकान पे जाके कोई चिप्स भी ले लिया, तो मैंने पैसा दे दिया दुकान वाले को, फिर वो दुकान वाला किसी और को देगा,
तो इन शॉर्ट मनी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर टैक्स जो है वो घटा दिया है तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट पब्लिक के पास ज्यादा पैसा गया तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ गया। ठीक है, ओके। अभी दूसरी पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमें एक्चुअली में अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो पार्ट होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या? आरबीआई की पॉलिसी। इसके दो पार्ट है, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटी में क्या, हम क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, और क्वांटिटी में क्वांटिटी के ऊपर काम करते हैं। क्या फर्क है भाई दोनों के अंदर, समझाते हैं। पहले हम क्वांटिटेटिव पढ़ लेते हैं, फिर क्वालिटेटिव पढ़ेंगे। अभी देखो ये इतने सारे कंपोनेंट आते हैं, पर ये सारे के सारे जो भी यहाँ पे कंपोनेंट है सब किसके लिए है? कंट्रोल, इकोनॉमी कंट्रोल। दैट्स इट, इकोनॉमी को हम कंट्रोल करने वाले हैं। चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है CRR और SLR। इसको ना हम वेरिएबल, यहाँ पे लिखा हुआ है, खामखा नहीं लिखता हूँ, वेरिएबल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्यों इसलिए है? क्योंकि ये चेंज होता रहता है। रिजर्व ही है इन शॉर्ट, बट चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होता रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम आरबीआई बोलती है बैंक को कि आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है, सब लोग डिपॉजिट कर रहे हैं आपके पास, सब आपके पास आ रहे हैं, बट जो कुछ हिस्सा है ना, वो आपको बचा के रखना है। किस लिए बचा के रखना है? कि इन फ्यूचर समझ लीजिए कि कुछ भी अनहोनी घटित हो जाती है, जैसे कि कोविड-19 आ गया, जैसे कि आपके बैंक में आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, तो कुछ तो पैसा ऐसा होने चाहिए ना जो रिजर्व पड़ा हुआ है, आपकी सेविंग्स है, जो आपको काम आएगी वो हालात में सामना करने के लिए। तो जो कुछ पैसा है ना, वो आपको मुझे दे देना है, मैं संभाल के रखूंगा। तो आरबीआई को भाई मजबूरी में सारी बैंक को पैसा देना पड़ता है, मतलब सारी बैंक्स आरबीआई को देंगी। ठीक है, तो भाई कैश में, ये कैश इसका नाम है, तो ये पैसा कैश में देना होता है। कौन पैसा ये संभाल के रखेगा? तो आरबीआई संभाल के रखेगी। इट इज जस्ट लाइक मम्मी बोल रही है कि तेरे से पैसा संभला नहीं जाएगा, तू थोड़ा सा पैसा मुझे दे दे। तो भाई आरबीआई ने पैसा ले लिया थोड़ा सा। और कितना पैसा ले लेगी? तो भाई जितना भी हमारा एनडीटीएल है ना, उसका 4% ले लेगी। एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, लायबिलिटी का, क्योंकि वही तो जिम्मेदारी है। एक्स्ट्रा पड़ा हुआ हो तो क्या जिम्मेदारी, जिम्मेदारी निभाने के लिए 4% ले लिया है हमने। तो क्या इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो भाई आरबीआई एहसान कर रही है कि मैं संभाल के रख रहा हूँ। इट इज एहसान, तो मैं आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दूंगा। कितना पैसा रख सकते हैं, मतलब इसमें कोई लिमिट है? ये अभी तो 4% बोला है, हो सकता है कल आरबीआई बोल दे 90% रख लो भाई, बहुत इमरजेंसी है, रखना पड़ेगा, बाप है भाई। तो एनी लिमिट हो सकती है। और किसको रखना पड़ता है ये कैश रिजर्व रेशियो? तो भाई सभी को रखना पड़ता है, जितनी भी बैंक हो सबको रखना है, वेदर इट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोई भी हो, सबको रखना है। क्या एनबीएफसी को रखना है? नहीं, एनबीएफसी को नहीं रखना है। एनबीएफसी कौन है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये काम करती है बैंकिंग का ही, बट ये कंपनी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का? आपने बजाज फाइनेंस का तो नाम सुना है ना, बजाज फाइनेंस। इसमें देखो फाइनेंस है, काम तो ये वही कर रही है कि भाई बैंक के जैसा ही, बट ये बैंक नहीं है, इसीलिए बजाज बैंक नहीं लिखा हुआ है, बजाज फाइनेंस लिखा हुआ है। तो ये है वो एनबीएफसी है, ये बहुत फेमस है बजाज फाइनेंस, तो ये एनबीएफसी है। दूसरा भी एक है, आपने मुथूट फाइनेंस सुना होगा, गोल्ड लोन बांटता है, ये भी क्या है? एनबीएफसी है भाई। तो एनबीएफसी को सीआरआर मेंटेन नहीं करना होता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं करना होता। और ये जो कैश रिजर्व रेशियो की बात सब की है वो कहाँ पे की है? तो आरबीआई एक्ट 1934 में की है। अभी के लिए कितना है? 4% है। किस में रखना होता है? कैश में रखना होता है। किसको रखना होता है? सबको रखना होता है। अभी मैं पूछूं कि सीआरआर बढ़ा तो मनी सप्लाई क्या होगी? घटेगी। सीआरआर घटा तो मनी सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। रिसेंटली ना आरबीआई ने, पहले सीआरआर जो था ना वो हमारा था 4.5%, रिसेंटली आरबीआई ने घटाकर ये 4% कर दिया। इसका क्या मतलब हमें दिखा? आरबीआई को लगा होगा कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी की जरूरत है, मनी सप्लाई देने की जरूरत है, इसीलिए हमने सीआरआर को हल्का सा घटा दिया, हल्का सा घटा दिया। इसलिए क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। जो एक्स्ट्रा पैसा हमने ये साइड में रखा हुआ था, वो साइड का पैसा हम यूज करेंगे, ये जो साइड में हम रख रहे थे उसको यूज करेंगे तो अगेन क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर की वजह से इकोनॉमी में हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? सीआरआर हमने रखा है। इसी के जैसा दूसरा होता है एसएलआर। एसएलआर मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी देखो स्टैट्यूटरी है तो कोई एक्ट के थ्रू ही आया हुआ है,
तो ये कौन सा एक्ट है, ये आरबीआई एक्ट के थ्रू था, ये है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। अभी यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये पैसा आरबीआई रख रही थी ना कैश वाला, ये हम बोलते हैं कि भाई ये आप खुद रखो, हमें नहीं चाहिए, बट साइड में रखना जरूर भाई, भरोसे से दे रहे हैं, साइड में आपको रखना है। पर ये क्या, ये कैश में रखना है, तो ये बोला कि नहीं यार ये कैसे भी रख ले चल जाएगा, पर लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड मतलब कि आप जब भी इसको कैश में ट्रांसफर करवाना चाहो तो हो जाए। ऐसा नहीं कि फिर आपने भाई मकान लेके रखा है, जब इमरजेंसी आएगा तो आप मकान बेचने चलोगे, नहीं, लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड होगा मतलब क्या है कि समझ लीजिए आपने स्टॉक्स रखे हुए हैं, या फिर आपने बॉन्ड रखे हुए हैं, या फिर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेस्ट होती है, क्यों, आप कभी भी बेचने जाओगे ना बेच दोगे। तो समझ लीजिए कि भाई बैंक के पास 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई है, कैश कुछ भी नहीं है बैंक के पास, पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अभी कोई अचानक से आग वाग लगी बैंक के अंदर, तो बहुत सारे लोग मांगने आ गए कि भाई मेरा भी 10 रुपया दे दो, मेरा भी 10 रुपया दे दो। और बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, वो तुरंत बेच देगी। किसको बेच देगी, अगर कोई भी ग्राहक नहीं मिलेगा ना, तो वो बेच देगी किसको, आरबीआई को बेच देगी भाई। आरबीआई तो लेगी ही लेगी, बट अगर कोई नहीं मिलता है तो बट बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, बड़े बड़े लोग, इंश्योरेंस कंपनीज है, कोई कोई एनबीएफसीज है, बट वो तुरंत बेच देंगे। या फिर कोई दूसरी बैंक भी ले ले, समझ लीजिए एसबीआई में जरूरत आई थी और एसबीआई ने बेच दिया एचडीएफसी को, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सब खरीदेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू है। इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिक्विड है कि आप कभी भी बेचने जाओगे ना तुरंत बेचा जाएगा। या फिर गोल्ड भी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड भी जब भी बेचने जाओ बेचा जाएगा, ठीक है, तो वो भी लिक्विड है। तो अभी देखो ये सब रखा हुआ है, इससे कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा ना। यस, तो इसके रिटर्न को ये रख सकते हैं, प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिल सकता है इसके ऊपर, कि गोल्ड मैंने रखा था तो 50 रुपए का, पर अभी इसकी प्राइस बढ़ गई है और वो 60 रुपए हो गया है, तो जो बढ़ गया वो मेरा प्रॉफिट है, मैंने तो साइड में ही रखा हुआ था, और वो रख भी फायदा है। और हमने अभी के लिए कितना रखा हुआ है, तो हमने अभी के लिए रखा हुआ है 18%। अभी ये भी किसका 80% है, अगेन एनडीटीएल का है, ठीक है। हम एनडीटीएल का ही रखने को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यही तो लायबिलिटी है, यही जिम्मेदारी है, तो भाई जिम्मेदारी निभाना है उतना ही पैसा साइड में रखना है। ओके, अभी इसकी लिमिट है क्या कोई, यहाँ पे तो देखो कोई भी लिमिट नहीं थी, कितना भी हो सकता है, पर यहाँ पे कितनी लिमिट है, तो 40%। 40% से ज्यादा मत बोल देना रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि 40% बहुत होता है कि हमारे यहाँ पे भाई जिम्मेदारी हमारी 100 रुपए की है, और आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 200 रुपए साइड में रख लो। अगर जिम्मेदारी 100 रुपए की होगी तो मैं 40 रुपए मेरा एसएलआर साइड में रखूंगा, फिर 4 रुपए मेरा सीआरआर साइड में रखूंगा, फिर और भी होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, बहुत कुछ होता है, बट उसको अभी छोड़िए, इतना काफी है। अभी क्या एनबीएफसी को एसएलआर रखना होता है, यस, एसएलआर एनबीएफसी को भी रखना होता है। यहाँ पे देखो सीआरआर तो नहीं रखना था, पर एसएलआर रखना होता है, स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो रखना पड़ेगा। क्या सारी बैंक आ जाती है, यस, अगर एनबीएफसी आ जाती है तो सारी बैंक तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये देखो क्राइटेरिया है, आरबीआई ने बोला है, और ये सारी बैंक को मानना पड़ता है। अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा भाई, पेनल्टी लगेगी, किसके ऊपर, बैंक रेट के ऊपर। बैंक रेट क्या होता है आगे देख लेंगे, बट पेनल्टी लगेगी भाई। ओके, अभी ये सीआरआर बंदों ने रखा है या नहीं रखा है, एसएलआर रखा है या नहीं रखा है बैंक्स ने, ये कैसे पता चलेगा, और इसका एनडीटीएल क्या है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो रोज बढ़ती जाती रहती है, ठीक है। हो सकता है आज मेरे कल लेने थे, आज मैंने 100 रुपए ले लिए, तो भाई उसका एनडीटीएल कम हो गया, और फिर वरी दे दिए 200 रुपए, तो उसका एनडीटीएल बढ़ गया बैंक का। तो ये कैसे पता चलता है, तो ये हर 15 दिन में काउंट होता है, एवरी फोर्टनाइट, इसीलिए हमें पता चल जाता है। तो ये 15 दिन में हम सीआरआर एसआरआर को भी देखते हैं कि भाई उतना है कि नहीं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे एमसीक्यू देखिए कि भाई अगर बैंक एसएलआर को 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करती है, 50 पॉइंट मतलब 0.5, ठीक है, अभी के लिए 18 है, 18 से कम करके ये 17.5 कर दे तो 50 पॉइंट हो गए, ठीक है, क्योंकि ये 0.5 तो हम गिन रहे हैं ना, इट शुड बी 17.50, तो 0.50 बेसिस पॉइंट से कम कर देती है, तो क्या हो जाएगा, आप मुझे खुद बताइए, जीडीपी ग्रोथ होगी, जरूरी है जीडीपी ग्रोथ हो, बिल्कुल नहीं। एफआईआई बहुत सारे आ जाएंगे, आपको क्या लगता है आएगा ऐसा, अगेन जरूरी नहीं है, राइट। ये हो सकता है हमारी इकोनॉमी में पैसा हो ही ना, इसीलिए बढ़ाने के लिए ही रिड्यूस किया हो कि थोड़ा भाई रिजर्व कम करते हैं ताकि बैंक ज्यादा दे पाए। ओके, तो ये भी नहीं लगता, ये भी नहीं लगता। फिर बोला है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट, तो ये थोड़ा लग रहा है कि भाई अगर बैंक के पास पहले रिजर्व ज्यादा रखना था, मतलब समझ लीजिए कि बैंक को पहले 10 रुपए साइड में रखने थे और उसके पास बच रहे थे 90 रुपए देने के लिए,
अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1 रुपया ही साइड में रखना, तो भाई 99 रुपीज बच गए ना साइड में देने के लिए पैसे लोगों को। तो अभी एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए हैं, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि भाई यहाँ पे तो मैं ले रहा था 5% इंटरेस्ट, पर इसके ऊपर 4% इंटरेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि पैसा मेरे पास बांटने के लिए ज्यादा है। तो अगर ज्यादा बांटूंगा तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होगा, तो भी चलेगा मुझे। तो हाँ भाई, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। पर फिर भी चौथा देख लेते हैं कि भाई इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। नहीं यार, लिक्विडिटी तो अगर एसएलआर कम किया है तो बढ़ेगी, रिड्यूस कहां से होगी? तो ये भी गलत है। तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल सही आंसर क्या हो गया? शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाला। क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि ड्रास्टिकली जीडीपी बढ़ जाएगी। नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म। इधर वर्ड ड्रास्टिकली मेन था। और भाई एफआईआई आए ना आए वो तो क्या ही पता भाई, वो तो कोई जरूरी नहीं है। हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक कट करेंगी अपने रेट्स को। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स मतलब क्या? यही नॉर्मल बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सॉरी आरबीआई एक्ट सेक्शन 2 के अंदर रजिस्टर्ड है, वो सारी की सारी शेड्यूल बैंक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ये भी क्लियर है ना, सीआरआर एसएलआर। चलिए आगे, फिर है एलएफ। एलएफ मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नाम ही क्या है? लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है। लिक्विडिटी किसकी एडजस्ट करेंगे हम भाई? बैंक की एडजस्ट करेंगे। बैंक के पास कौन सी लिक्विडिटी होती है? तो जो हम पैसा देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा, और जो उनके पास पड़ा हुआ है उसके वॉल्ट में वो पैसा। ठीक है, कैसे एडजस्ट करेंगे? अभी समझ लीजिए कि बैंक के पास एनडीटीएल में पैसा, मतलब जो उसका एनडीटीएल था वो था 100 रुपए, बट अभी के लिए उनके पास लिक्विडिटी में पैसे पड़े हुए हैं सिर्फ 90 रुपए। तो भाई 10 रुपए का तो घाटा हो गया। मतलब कि कभी भी हो सकता है ये मांगने आए, तो बैंक के पास पैसे ही नहीं पड़े होंगे। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा कि तुरंत ही कहीं से 10 रुपया लाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब लोग मांगने आ जाए। तो ये जो पैसा लाएगा वो कहाँ से लेके आएगा? वो लेके आएगा आरबीआई के पास से। आरबीआई क्या मुफ्त में दे देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरबीआई बोलेगा कि भाई मैं तो आपको पैसा दे रहा हूँ, मुझे बदले में क्या मिलेगा? मुझे चाहिए इंटरेस्ट रेट। तो बैंक बोलेगी ठीक है भाई ले लो इंटरेस्ट रेट, कितना लोगे? तो आरबीआई बोलेगी भाई 6.5 पे ले लूंगा। और साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? रेपो रेट बोलेंगे। ओके, इन हमारा होता है इंटरेस्ट रेट, बैंक क्या क्या होगा? रेपो रेट होगा। रेपो का नाम क्यों है? देखो रेपो नाम बनता है दो शब्द से, एक है ये आरईपी, आरईपी, और एक दूसरा है ओ। आरईपी स्टैंड्स फॉर री परचेस, और ये ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्लिगेशन। अभी रीपरचेस मतलब कौन सा परचेस करने की बात कर रहे हैं? देखो हम अगर लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या बोलती है कि कुछ कोलेटरल रख दीजिए, कुछ गिरवी रख दीजिए। तो सेम जब ये लोग भी, मतलब बैंक भी अगर आरबीआई के पास लोन लेने जाती है ना, तो आरबीआई बोलते हैं कुछ कोलेटरल रख दीजिए, कुछ गिरवी रख दीजिए। अभी देखो ये अपनी बैंक तो गिरवी नहीं रखेंगे, बट गिरवी क्या रखेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेंगे। ठीक है, जी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कि ये ले भाई, एसबीआई को समझ लीजिए पैसा चाहिए, तो एसबीआई बोलेगी कि ये लो मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरी पड़ी हुई है वो दे देता हूँ, और उसके बदले आप मुझे मनी दे दीजिए। पर हाँ ये गिरवी है, ये कोलेटरल है। मैं इन फ्यूचर जब आपको पैसा वापस दे दूं, तब ये आपकी फर्ज होगा कि आप मुझे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस दे दो। ठीक है, मतलब इसीलिए इसका नाम है रीपरचेस। अभी देखो परचेस लिखा हुआ है, ऐसा भी हम कर सकते थे कि कोलेटरल। देखो परचेस मतलब क्या कि भाई अभी जब एसबीआई वापस लेने आएगा ना, तो एसबीआई क्या करेगा? वो देगा पैसा। ठीक है, और आरबीआई क्या दे देगा उसे? जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देगा। ठीक है, ये ऐसा ट्रांजैक्शन होगा, पैसा दे दिया आपने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसको क्या बोलेंगे? रीपरचेस, कि जो मेरी सिक्योरिटी थी वही मैंने फिर से परचेस की, कि पहले मैंने आपको दे दी थी, अभी मैंने फिर से परचेस की। तो ये रीपरचेस ऑब्लिगेशन है कि जब मैं लेने आऊं ना तब मुझे वापस दे देना भाई। मैं इसको क्या करूंगा? री परचेस करूंगा। ठीक है, ओके। चलिए देख लीजिए, बैंक ने पैसा दिया आरबीआई को, आरबीआई ने वापस दे दी उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये हो गया ना रीपरचेस। ओके चलिए, तो ये रेपो में क्या होता है? एक तो देखो चार्ज लेते हैं, वो तो लेते ही है, 6.5% इंटरेस्ट लेंगे, ऊपर से कोलेटरल भी लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये रेपो रेट कहलाया जाएगा। रेपो रेट किस किस को दे सकते हैं? तो भाई स्टेट को दे सकते हैं, एनबीएफसी को दे सकते हैं, बैंक्स को दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, क्या जो एसएलआर में हमारे पास पड़ी हुई है उसका हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो रिजर्व ही रखनी है, तो उसका यूज नहीं हो सकता है। और इसको दूसरा क्या नाम बोलते हैं? तो रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। रेडी फॉरवर्ड इसलिए कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ रही है रेडीली,
तो कोई इशू ही नहीं है। और साथ ही साथ इसको ये जो रेपो रेट है ना, उस रेट को हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसका मेजरली यूज करते हैं। डू रिमेंबर रेपो रेट, पॉलिसी रेट। अभी यही इसका उल्टा हो जाए तो, कि बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, मतलब कि यहाँ पे जो एनडीटीएल है वो 100 रुपए ही है, ठीक है, पर अभी बैंक के पास 110 रुपए पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा 10 रुपए पड़े हुए हैं, तो बैंक इसका क्या करेगा? बैंक बोलेगा कि एक काम करते हैं, हम एक्स्ट्रा रुपए है ना वो आरबीआई को दे देते हैं। आरबीआई बोलेगा कि ठीक है भाई दे दे। बैंक बोलेगी भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं देंगे, अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो आपको भी सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आरबीआई सिक्योरिटीज देगी और बैंक उसको पैसा देगा। और ये भी किसके रिलेटेड, रीपर्चेस एग्रीमेंट तो साइन होगा ही होगा, पर ये रिवर्स रीपर्चेस एग्रीमेंट है, मतलब यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे आरबीआई ट्रांजेक्शन कर रही है और यहाँ पे आरबीआई इंटरेस्ट भी देगी 3.35% जितना अभी यही है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो आरबीआई है वो सिक्योरिटीज देगी, ठीक है, आरबीआई गिव सिक्योरिटी, और वही मनी जो है बैंक को देगी, ठीक है, और जो बैंक जो है वो उसको क्या देगा, जीसेक देगा, ठीक है। जीसेक क्या है भाई, सिक्योरिटी तो दे दी ना, बैंक जो है उसको मनी देगा, ठीक है। जरूरत देखो यहाँ पे आरबीआई को नहीं थी पैसे की, ये तो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है और उसको रख देना है, बट बैंक को भरोसा नहीं है तो आरबीआई बोल रही है कि ले ले रख भाई, पैसे रखो, तो तू गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख। तो ये एहसान कर रही है आरबीआई कि भाई सिक्योरिटीज भी मैंने तुझे दी ताकि तुझे भरोसा रहे, और जो मनी है वो भी मैंने मेरे पास संभाल के रख लिया, और उसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा। तो इसीलिए जो ये रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट होता है ना वो कम होता है, ठीक है। रेपो रेट आप समझ गए, उसका उल्टा कर दो तो रिवर्स रेपो रेट, इसका इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि आरबीआई को पैसे की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी बैंक को कि एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो तू संभाल लेगा, तो बोले कहाँ संभालूंगा। पर यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट है वो कहाँ किसको मिलेगा, तो ये बैंक को मिलेगा, ठीक है, रिसीव होगा, इसीलिए ये इंटरेस्ट कम है, ओके। और इसी को बोलते हैं हम एलएफ। तो देखो यहाँ पे बहुत पुराने मेरे नोट्स है, बट यहाँ पे भी है, यहाँ पे लिखा हुआ कि देखो एलएफ है रेपो रेट, तो आरबीआई गिव टू अदर बैंक, रिवर्स रेपो रेट ऑपोजिट ऑफ आरआर, बैंक गिव मनी टू आरबीआई, ठीक है। और दोनों में सिक्योरिटीज तो देनी ही देनी है, दोनों जगह फिक्स है। और ये किसके साथ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये सेंटर स्टेट एनबीएफसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक उसके साथ ट्रांजेक्शन होते हैं। और ये किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू आया हुआ था, तो भाई नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू आया हुआ था, ओके। चलिए अभी दूसरा ना होता है रेपो रेट, तो आप समझ गए, एक और रेट होता है मार्केट रेपो। इसको ना मिक्स मत कर दीजिएगा, ये पॉलिसी रेपो होता है, रेपो रेट मतलब पॉलिसी रेपो रेट। मार्केट रेपो तो क्या है, बैंक किसी और को उधार दे रही है, मतलब कि बैंक ने अंबानी जी को जो उधार दे दिया, ये सब को हम बोलेंगे मार्केट रेपो, ठीक है। फिर एक दूसरा होता है न्यूट्रल रेपो या फिर टर्मिनल रेपो, दोनों सेम है। इसमें क्या होता है कि भाई ये ऐसा रेपो रेट है जहां पे हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज रहती है, स्टेबल रहती है, कि भाई एम्प्लॉयमेंट भी फुल है, मस्त है, और जो हमारे प्राइस है वो भी कंट्रोल में, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रल रेपो या फिर टर्मिनल रेपो, डू रिमेंबर इट। अभी क्या ये कोई फिक्स है इसका नंबर, नहीं भाई कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग मार्केट के टाइम पे अलग अलग ये हो सकता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। आपको अगर ऐसा पूछ लेंगे ना भाई कि रेपो रेट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ए मार्केट रेपो, बिल्कुल नहीं, ठीक है, डू रिमेंबर। पॉलिसी रेट बोलते हैं हम, पर भाई मार्केट रेपो नहीं बोलते हैं। मार्केट रेपो मतलब मार्केट में बैंक्स कितना चार्ज ले रही है। अभी समझ लीजिए कि बैंक ने एलएफ फैसिलिटी का यूज कर लिया, मतलब ये रेपो रेट में जो भी पैसा उसको चाहिए था वो उसने लिया, एनडीटीएल में कम पड़ रहा था ले लिया, बट ऐसा समझो अभी भी कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे भाई? और अभी तो उनके पास से सिक्योरिटीज भी नहीं है कोलेटरल में देने के लिए। तो आरबीआई ने बोला कि फिगर नॉट, आई हैव अनदर मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं एमएसएफ। एमएसएफ अभी देखो ये स्पेशल है थोड़ा सा, तो ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए होता है, ठीक है। और इसमें आरबीआई क्या बोलती है कि भाई जो आपके पास एसएलआर में सिक्योरिटीज पड़ी हो ना, उसको भी यूज कर लो, चलो जाने दो, उसको कोलेटरल ले लेते हैं, ठीक है। कोलेटरल तो लेंगे ही, बट एसएलआर की जो सिक्योरिटी है उसको भी ले लेते हैं। पीछे देखो एसएलआर की सिक्योरिटी को यूज हम नहीं कर सकते थे, ठीक है, कांट यूज, पर यहाँ पे हमने कर लिया। अभी देखो क्यों कर लिया, क्योंकि भाई एकदम इमरजेंसी आ गई और बहुत पैसे की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा उसूल कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और पैसा दे देते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग के लिए पैसा जरूरी है, स्टैंडिंग, कि भाई वरना तो बैंक गिर जाएगी। ये जो पैसा होता है वहां पे भी वो चार्ज लेते हैं, पर वहां पे क्या लेंगे, ज्यादा चार्ज लेंगे, जितना हम रेपो पे ले रहे थे ना, रेपो रेट पे, उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेशल अलाउ किया ना कि भाई एसएलआर रख लीजिए, तो इसका चार्ज हम ज्यादा लेंगे रेपो रेट से। अभी के लिए कितना लेते हैं, तो 6.75 लेते हैं,
ओके, तो ये इसको एमएसएफ बोलेंगे। चलिए ठीक है, बढ़िया है। और ये जो मैंने ओनली बैंक्स बोला ना, ओनली बैंक्स का भी क्राइटेरिया है कि कौन सी ओनली बैंक्स, तो भाई सारी की शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो कि आरबीआई के शेड्यूल में रजिस्टर्ड है, और रीजनल रूरल बैंक। अगर इसके अलावा कोई भी जाती है ना तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी समझ लीजिए, पोस्ट पेमेंट्स बैंक या फिर डिजिटल बैंक या फिर न्यू बैंक, वो लेने चले जाए तो एमएसएफ से, तो उनको किसी को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और आरआरबी को मिलेगा, रीजनल रूरल बैंक। अभी देखो, रेपो रेट आप समझ गए, एमओएसएफ समझ गए। अभी तीसरा एक आता है वेरिएबल रिवर्स, सॉरी, वेरिएबल रेपो रेट। वेरिएबल मतलब क्या है, जो चेंज होता रहता है। ये हमने थोड़े दिनों पहले करंट में भी किया था। अभी ये चेंज क्यों होता रहता है, तो जो भी मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, समझ लीजिए कि रेपो रेट पे हमने ये 10% रेपो रेट पे दे दिया। ठीक है, तब इन्फ्लेशन चल रहा था 6%, फॉर एन एग्जाम्पल। अभी इन्फ्लेशन बढ़ के 8 हो गया है, तो ये जो रेपो रेट है ना वो भी बढ़ के 12 हो जाएगा। मतलब मार्केट में जो चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल। और दूसरा क्या है, इसको हम ऐसे ही नहीं देते हैं, इसको देते हैं हम ऑक्शन के थ्रू। ऑक्शन कैसे, ये आरबीआई बोलेगी कि भाई मैं चाहता हूं कि हम वेरिएबल रेपो रेट से 50,000 करोड़, ठीक है, 50,000 करोड़ बांट दे। तो वो सारी की सारी बैंक को बुलाएगा कि कौन कितना इंटरेस्ट में रहने के लिए तैयार है, भाई किसको चाहिए। तो भाई समझ लीजिए कि एसबीआई बोलता है कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट दे दूंगा, मुझे दे दीजिए प्लीज। फिर एचडीएफसी बोलेगा कि भाई ये तो 10% दे रहा है, मैं तो 12% दूंगा। फिर एक और आता है आईसीआईसीआई, वो बोलता है कि ये दोनों तो कम दे रहे, मैं तो 15% इंटरेस्ट दूंगा। तो कायदे से ऑक्शन होता है कि किसको पैसा चाहिए और कौन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे पाएगा। इसके लिए भी इसको वेरिएबल रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है, एक तो ये मार्केट के साथ लिंक होता है इसलिए वेरिएबल है, दूसरा ये ऑक्शन से होता है इसीलिए भी वेरिएबल है। ठीक है, ओके। एक और होता है वीआरआर, मतलब यहाँ पे वेरिएबल ही है बट रिवर्स रेपो रेट है। सेम टू सेम चीज है सारी की सारी, पर सिर्फ कहाँ पे उल्टा क्या होगा, आरबीआई को पैसा जाएगा, आरबीआई लेगा नहीं। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आरबीआई ऐसा बोले, सॉरी, यहाँ पे आरबीआई ऐसा बोले कि मुझे भाई 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, मतलब जरूरत है या फिर मैं लेना चाहता हूँ कि किसी को अगर देने हैं तो दे दो। चलो, आरबीआई को तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो बोलेंगे कि किसी को अगर एक्स्ट्रा पड़े हुए ना देने हो तो दे दो, मैं उसके बदले इंटरेस्ट दे दूंगा आपको। ओके, और ये भी ऑप्शन होगा। आरबीआई क्या बोलेगा इसमें, जो सबसे कम इंटरेस्ट में मान जाता है उसका मैं लूंगा। मतलब इसमें तो आरबीआई को देना है ना, रिवर्स रेपो है तो आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। राइट, हमने देख लिया था रेपो में वो इंटरेस्ट लेता है क्योंकि पैसा दे रहा है, यहाँ पे पैसा ले रहा है तो वो इंटरेस्ट देगा। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई बोलता है कि भाई मैं ना इंटरेस्ट बोलो आप कितना मुझे देना पड़ेगा। एसबीआई बोलता है कि भाई मुझे आप एक काम करो 10% इंटरेस्ट दे देना और मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे देता हूँ। नहीं, एचडीएफसी बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, मैं आपको सिर्फ आपको 100 करोड़ दे देता हूँ, आप मुझे 5% इंटरेस्ट देना। और अगेन आईसीआईसीआई आता है और ये गेम पलट देता है, ये बोलता है कि भाई मैं आपको 100 करोड़ दे रहा हूँ, आप सिर्फ मुझे 3% इंटरेस्ट ही देना। तो अभी मुझे बताओ आरबीआई किसको पैसा देगा, डेफिनेटली आईसीआईसीआई को देगा। ठीक है, इन शॉर्ट जिधर भी आरबीआई का फायदा उधर वो चूज करेगा। ठीक है, अगर वो वेरिएबल रेपो रेट हो या फिर रिवर्स रेपो रेट हो। ठीक है, फिर एक और इसके जैसा ही होता है, रेपो रेट ही है बट एलटीआरओ, मतलब ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है। इसमें 1 साल से 3 साल तक के लिए होता है। तो आप बोलोगे भाई रेपो रेट के लिए वो सब कब तक होते हैं, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब यूजुअली होते हैं, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये रिवर्स रेपो, ये सब होते हैं यूजुअली 1 से लेकर 15 दिन तक, 15 से ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, डन है। अभी ना एक छोटा सा एक और था, बैंक रेट, अभी के लिए यूज नहीं होता है। बैंक रेट मतलब क्या है, सेम टू सेम, आरबीआई कौन से रेट पे बैंक को पैसा देगी, वो है बैंक रेट। अभी ना यहाँ पे कोलेटरल था भी सही ना भी सही, मतलब दोनों दोनों चलता था। फिर ये लॉन्गर पीरियड होता था रेपो से, यहाँ पे तो हमने देखा ना 1 से 15 ही हो सकते हैं दिन, पर 15 से ज्यादा चाहिए तो भाई बैंक रेट पे ले लीजिए। फिर ये ना अभी के लिए यूज नहीं होता है, पर यूजुअली कहाँ यूज होता है, पेनाल्टी के लिए। मतलब कोई सीआरआर एसएलआर फाइनल नहीं करता है, मतलब ठीक संभाल के नहीं रखता है तो पेनाल्टी लगेगी। वो जो पेनाल्टी लगेगी वो कौन से रेट पे लगेगी, बैंक रेट पे लगेगी। समझ लीजिए कि बैंक रेट 15% चल रहा है, तो जो पेनाल्टी होगी वो भी 15% से ज्यादा लगेगी, 16% या फिर 17%। ओके,
तो क्लियर हो गया, बैंक इतने माध्यम से आरबीआई से पैसा ले सकता है। ठीक है, क्लियर। अभी समझ लीजिए कि बैंक को पैसा लेना ही नहीं है, बैंक को पैसा देते ही रहना है। जैसे वो रिवर्स रेपो रेट में दे रहा है या फिर वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट में दे रहा है, वैसे ही समझ लीजिए कि आरबीआई बैंक के पास और पैसा आ जाता है। मतलब कोई बैंक के पास लेने नहीं आ रहा है, सिर्फ पैसा देने आ रहा है। तो बैंक क्या करेगा, इतने सारे पैसे का कुछ तो करना ना। तो बैंक बोलेगा कि यार आरबीआई को ही भेज देते हैं कि कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा। पर आरबीआई इस बार क्या बोलती है कि भाई इतना सारा पैसा आप अगर मुझे दे रहे हो तो मेरे पास इतना भी भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं पड़ा है, मैं कुछ आपको कोलेटरल नहीं दूंगा, क्योंकि आपको जरूरत है कि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो कहीं डिपॉजिट कर दे, आपको जरूरत है। तो मैं इस बार कोई कोलेटरल नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं पैसा दे रहा हूँ क्या कि आप स्टैंड कर पाओ डिपॉजिटरी फैसिलिटी के अंदर। समझ लीजिए, आप खुद सोचिए कि हम सब के सब मिलकर एसबीआई में पैसा जमा करवा देते हैं, मतलब कोई यूज ही नहीं करते हैं और कोई एसबीआई से लेने नहीं जाता है, तो एसबीआई इस पैसे को क्या करोगे, उसका तो बिजनेस ठप हो जाएगा, इस लायबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वो क्या करता है एसबीआई कि भाई एक्स्ट्रा पैसा बहुत पड़ा हो ना तो आरबीआई में दे देते हैं। समझ लीजिए, सबसे पहले तो वो यूज करेंगे आरआरआर का, रिवर्स रेपो रेट का, फिर वो भी यूज कर दिया, फिर बोलेंगे भाई वीआरआर यूज कर लेते हैं, फिर वो भी यूज कर लिया, मतलब ये तो कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब फिर वो करेंगे वही एसडीएफ कि भाई कोई कोलेटरल नहीं चाहिए, सिर्फ आप ये पैसा संभाल लो और कुछ इंटरेस्ट दे देना। और अगेन यहाँ पे कोलेटरल नहीं है तो जो इंटरेस्ट होगा वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट दे देगा कि भाई कोलेटरल नहीं दे रहा हूँ ना, इंटरेस्ट ज्यादा रख तू। पर ये कब जरूरत पड़ती है बैंक को, जब इमरजेंसी। देखो कोविड के टाइम पे कोई भी पैसा लेना नहीं चाहता था, सब बैंक में रख दे रहे थे। मतलब कोविड के टाइम पे तो गलत बोल दिया मैंने, कोविड के टाइम पे तो खुद से पास रखते थे। यहाँ पे हो जाना चाहिए अपना वो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तब सारा का सारा सब पैसा लग के कहाँ पे दे दिए, सब पैसा दे दिए बैंक के अंदर कि भाई अपने पास रखेंगे, कल सुबह पता नहीं कौन सी करेंसी ये लोग बंद कर दे, उससे अच्छा है बैंक में ही पैसा रखते हैं। तो जो डीमोनेटाइजेशन हुआ ना तब बैंक के पास बहुत एक्सेस मात्रा में पैसा बढ़ गया था। इसीलिए बैंकों ने क्या किया कि सबका सब पैसा रख दिया आरबीआई के पास, और आरबीआई ने अलग से तब शुरू किया था एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी। इसमें कोई कोलेटरल तो नहीं मिलता है बट पैसा आपको रखने देते हैं। क्या एनबीएफसी इसमें इंक्लूडेड है? यस, एनबीएफसी भी इंक्लूड है। ठीक है, इसका रेट कितना है तो 6.25। ओके, क्लियर है कि किधर पैसा ले रहे हैं किधर पैसा दे रहे हैं। नहीं समझ आता, वापस जाना और सुनना, एकदम इजी है। और सारे के सारे एक जैसे रखते हैं बट सब के सब अलग हैं। ठीक है, साथ में मत जोड़िए, अलग है सब। अभी देखो रेट के बारे में दिखा देता हूँ। सबसे पहले होता है एमएसएफ, मतलब सबसे ज्यादा रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बैंक को पैसा चाहिए और एसएलआर यूज करने दे रहे हैं। फिर आता है अपना रेपो रेट, देख लो मैंने सबके करंट प्राइजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, किसका रेट है। फिर है एसडीएफ, ये बैंक दे रहा, आरबीआई दे रहा है। ठीक है, इधर तक ऐसे हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आरबीआई, ठीक है, वो पैसा ले रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट दे रहा है। ऐसा रख देते हैं आरबीआई टेक मनी। ठीक है, और यहां पे रख देते हैं आरबीआई गिव मनी। ठीक है, तो जो आरबीआई पैसा लेगा वहां पे इंटरेस्ट कम देगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं आरबीआई टेक मनी गिव इंटरेस्ट, और यहाँ पे रख देते हैं टेक इंटरेस्ट। अभी आप खुद सोचिए, अगर आरबीआई को इंटरेस्ट देना है तो वो सब रेट कम होते हैं और लेना है तो वो सब रेट ज्यादा होते हैं। ठीक है, और ये हमारी टोटल हायरार्की बनी हुई है, देख लेना। ठीक है, और ये याद रखना है आपको। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो आपको भाई ये तो पता चल गया कि आरबीआई सीआरआर का यूज करते हुए, एसएलआर का यूज करते हुए, रेपो का यूज करते हुए सब कुछ लिक्विडिटी कवर कर सकता है। मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे वापस आते हैं। अभी आरबीआई बोलता है कि मेरा जो रेपो रेट है वो रेपो रेट मैं कम कर दे रहा हूँ। मतलब पहले मैं 10% पे पैसा बांट रहा था, यहाँ पे आ जाइए वरी से। अभी बोलते हैं ये 6.5 चल रहा था। ठीक है, अभी पैसा अगर मेरे से कोई लेने आता है तो उससे मैं कितना इंटरेस्ट लूंगा पता है? सिर्फ और सिर्फ 3 इंटरेस्ट लूंगा, 3%। तो बैंक क्या करेगी? ज्यादा पैसा लेने जाएगी ना कि भाई सस्ता पैसा मिल रहा है, जल्दी आरबीआई के पास से ले लो ले लो। यस, तो अगर रेपो रेट अगर आरबीआई घटाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मॉनिटरी सप्लाई अपनी बढ़ जाएगी। ठीक है, आरआर अपना घटा तो अपना एमएस मॉनिटरी सप्लाई बढ़ गई, और इसका सेम उल्टा, आरआर बढ़ गया तो मॉनिटरी सप्लाई घट गई। और सेम है भाई रिवर्स रेपो में भी, देख लीजिए कि यहाँ पे बैंक पैसा दे के जा रही है ना आरबीआई को। अगर आरबीआई यहाँ पे बोल दे कि भाई मैं
3.3 दे रहा था ना आपको, अब अगर मुझे कोई पैसा दे के जाता है तो मैं 10% दे दूंगा वापस। तो सारी बैंक क्या करेगी, हमको पैसा देगी, आरबीआई को दे दी, आरबीआई को ही दे देगी, भाई 10% मिल रहा है, दे दो दे दो। तो इसका मतलब क्या है कि अगेन रिवर्स रेपो रेट है अपना, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, आर अपना बढ़ जाएगा, तो अपना मॉनेटरी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। और सेम उल्टा रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो मॉनेटरी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट क्या है, आरआर हो, वीआरआर हो, जो जो भी हो, इसको अगर कम करेंगे, ठीक है, सीआरआर को भी कम करेंगे, एसएलआर को भी कम करेंगे, इन शॉर्ट जो जो भी रिजर्व्स है उसको हम कम करेंगे, तो हमारा मॉनेटरी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसके थ्रू भी समझ लीजिए कि काम नहीं बनता है भाई, कि लिक्विडिटी अभी भी कम पड़ रही है। मतलब हमने देख लिया, रेपो रेट कम करते देख लिया, रिवर्स रेपो रेट कम करके देख लिया, बट फिर भी मार्केट में और पैसे की जरूरत है। या फिर इसका उल्टा कि हमने भाई रेपो रेट भी बढ़ा लिया, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा लिया, सब कुछ बढ़ा दिया है, मतलब फिर भी मार्केट में जो पैसा है वो बहुत पड़ा हुआ है। मतलब इन शॉर्ट मार्केट से पैसा कुछ कंट्रोल करना है, कैसे भी, या तो बढ़ाना है या तो कम करना है। तो एक और मेजर होता है हमारे पास, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, की भाई डायरेक्ट मार्केट में ही घुस जाते हैं, मार्केट में करना है ना तो मार्केट में ही घुस जाते हैं। यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करेगी या तो सेल कर देगी। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, समझ लीजिए बाई कर रही है, बाई करेगी तो क्या होगा, उनको पैसा देना पड़ेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेंगे। तो यस, गिव मनी और टेक सिक्योरिटीज। अगर उसने गिव मनी किया, उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में पैसा आ गया, इन्फ्यूज हो गया, और मार्केट में पैसा इन्फ्यूज हो गया, उसका मतलब क्या है, अपनी जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ गई, ठीक है, मतलब कि अपनी जो लिक्विडिटी है वो बढ़ गई। ओके, इसी का उल्टा क्या होगा, सेल कर दे वो सिक्योरिटी, सेल सिक्योरिटी करेगी तो क्या होगी, सिक्योरिटी हमें देगी और अपना जो मनी होगा वो हमसे ले जाएगी। यस, तो मतलब जब सेलिंग हो रही है तब वो सिक्योरिटी देगा और मनी लेके जाएगा, मनी लेके जाएगा तो उसका क्या होगा, मार्केट से मनी सक हो जाएगा, सारा का सारा चला जाएगा, मतलब कि अपना मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो देखो आरबीआई को जब भी लगता है कि भाई मनी सप्लाई ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, सेलिंग करेगा। और जब भी उनको लगता है कि भाई मनी सप्लाई कम है, लिक्विडिटी कम है, तो वो क्या करेगा, बाई करेगा। रिसेंटली अभी अभी आरबीआई ने थोड़े दिनों पहले ही बोला है कि भाई आरबीआई 60,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करेगा। बाई करेगा उसका मतलब क्या है कि 60,000 करोड़ हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी आएगी। अभी ना ऐसे प्रोग्राम्स को आरबीआई ने नाम भी देके रखा है। क्या क्या नाम दिया है, तो भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इक्विजेशन प्रोग्राम। इक्विजेशन मतलब कि मैं खरीद रहा हूँ, चलिए भाई रेडी हो जाइए। फिर भाई ऑपरेशन ट्विस्ट है। ऑपरेशन ट्विस्ट में भी क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज होती है ना उसको बाई करते हैं, और जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है उसको सेल करते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि भाई एक बाई कर लिया, एक सेल कर लिया, तो फायदा क्या होगा भाई, तो भाई ये पॉजिटिविटी दिखाता है कि आरबीआई ने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाला है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा था वो उड़ा लिया सारा का सारा, कि भाई शॉर्ट टर्म का जो भी पड़ा है उसको वापस दे दो, कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म में कुछ इधर उधर हो जाए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज ऑपरेशन ट्विस्ट। ट्विस्ट कैसे होता है, ऐसा टर्न मुड़ा हुआ होता है ना, तो सेम वही कि इधर से उठा के वहां पे डाल दिया, लॉन्ग टर्म उसने बाई किया और शॉर्ट टर्म सेल किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लिक्विडिटी हमें इन्फ्यूज करनी थी। ओके, चलिए देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में ही कि भाई कौन सा जो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, तो हमने सारे देखे ना, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा है भाई, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, यस। और फिर पीछे हमने देखा बैंक रेट भी यूज नहीं होता है, बट बैंक रेट भी है ना, कि बैंक को अगर पैसा चाहिए तो बैंक रेट पे दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा आंसर शुड बी सी, 1 and 2। ओके, फिर देखो यहाँ पे भी इंक्रीज इन मनी सप्लाई विच वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो भाई परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करेंगे मतलब कि पैसा देंगे और सिक्योरिटीज ले लेंगे, पैसा दिया उसका मतलब क्या है, मॉनेटरी सप्लाई इंक्रीज हो गई, यस। फिर भाई डिपॉजिट करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक। तो भाई कैसे, डिपॉजिट अगर मैं कर दे रहा हूँ बैंक के पास, ठीक है, तो सप्लाई में थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ ना, मतलब इकोनॉमी में जो भी पैसा घूम रहा था हल्का सा हट गया, क्योंकि अभी पता नहीं कि कोई उधर लेने जाएगा या नहीं जाएगा, हालांकि उसी ब्रैकेट में घूम रहा है, बट इंक्रीज तो नहीं कर रहा है भाई, वो तो गलत ही बात हो गई है। फिर तो ये गलत कर देते हैं भाई, तो जहां पे भी 2 है उसको हटा दो, 2 हटा दिए, 2 हटा दिए, अब 1 और 1 and 3 पे आ जाती है, तो 3 देख लेते हैं। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक,
यस, बिल्कुल। अगर ये सेंट्रल बैंक है, वहां से गवर्नमेंट पैसा ले रही है, तो गवर्नमेंट पैसा लेके क्या करेगी, घर में थोड़ी ना रखने वाली, वो यूज करेगी। और यूज करेगी तो उसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, तो इजी था ये एकदम ही। चौथा मैं देख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन ही नहीं मिला है, ऐसा जरूरत ही नहीं है तो देखने की। बट फिर भी देख ले, तो क्या था कि सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नहीं। जैसे ही सेल की, उसका मतलब क्या है कि सिक्योरिटीज को दिया और पैसे को ले लिया, पैसे को ले लिया मतलब इकोनॉमी से पैसा चला गया। ओके। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन किसको हम बोलते हैं, तो डायरेक्टली लिखा हुआ होगा वही, परचेस और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। यस, खत्म। चलिए, फिर यहाँ पे लिखा गया है कि बॉन्ड यील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। देखो, ये टॉपिक ना हमने वैसे कवर नहीं किया है। यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि जो आरबीआई की इजी पॉलिसी है ना कि भाई बॉन्ड, अपना जो सिक्योरिटीज है उसको खरीदना, रहने दीजिए ना, ये नहीं आपको पता चलेगा। ये बॉन्ड वाला क्वेश्चन है, मैंने गलती से डाल दिया, क्योंकि हमें इसके लिए बॉन्ड पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ही आपको समझ में आएगा। सो लेट्स इग्नोर इट, हम उसको दूसरे लेक्चर में कहीं पे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे आंसर बता दीजिएगा, नहीं पता है तो इट्स फाइन, हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि हल्का सा टॉपिक है और मैं यहाँ पे उड़ा के बता दूंगा तो कोई फायदा नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या आरबीआई कर सकता है, मतलब ऐसा कौन से मेजर आरबीआई कब लेगा। तो देखो, समझ लीजिए कि इकोनॉमी में चल रहा है डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, रिसेशन टाइप चल रहा है, जो चीजों की प्राइस है वो गिरती जा रही है। और देखो, चीजों की प्राइस ना ऐसे ही नहीं गिरती है, क्यों गिरेगा, आप खुद सोचो कि अगर मैगी 12 रुपए में पैकेट बेच रहा है, वो 10 में क्यों कर देगा, क्योंकि कोई पैकेट नहीं ले रहा है। उसे पता चल जाएगा यार कोई लेने को तैयार नहीं है, मार्केट में चल रहा है रिसेशन, मंदी आ गई है, कोई नहीं लेने को तैयार है, तो प्राइसेस कम करो। लोगों को क्या लगेगा कि प्राइसेस कम हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ जोल है। और ऊपर से लोगों के पास पैसा भी नहीं है, वो मजबूर है कि भाई ले ही नहीं सकते हैं, कुछ भी हो, इन शॉर्ट डिफ्लेशन है। पैसा हो तो भी हो सकता है कभी कभी ना ले, और कभी कभी पैसा नहीं है तो नहीं ले रहे। तो इन शॉर्ट जो भी डिफ्लेशन चल रहा है, मतलब कि मार्केट में पैसा नहीं है, उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है, तो भाई सीआरआर को घटा दिया। सीआरआर को घटाया मतलब क्या, कि डायरेक्ट पैसा आ जाएगा ना, कि जो रिजर्व रखना था साइड में, कैश रिजर्व रेशियो, उसको कम किया, तो अभी बैंक के पास ज्यादा लैंड करने के लिए पैसा है कि पब्लिक के पास ज्यादा दे सकते हैं, तो ये सीआरआर को घटा दिया। फिर एसएलआर को घटा दिया, फिर एलएफ को घटा दिया, मतलब कि रिवर्स रेपो और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को घटा दिया हमने। फिर एमएसएफ को घटा दिया। एमएसएफ क्या था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इफ यू रिमेंबर। फिर स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी को भी घटा दिया, और बैंक रेट को भी। सबको अगर घटा देते हैं हम, तो जो मार्केट में पैसा है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे एसडीएफ को क्यों घटाएगा भाई, अभी कॉमन सेंस है ना। अगर एसडीएफ का मतलब क्या होता है कि बैंक अपना पैसा कहाँ पे रखती है, आरबीआई के पास रखती है। अभी इसको हम बढ़ा देंगे तो बैंक किसको पैसा देगी, पब्लिक को या आरबीआई को, आरबीआई को। इसलिए इसको भी हमें घटाना पड़ेगा। आरबीआई बोल देगी भाई मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, देना है तो पब्लिक को दो, तो ठीक है, बढ़िया। और क्या कर सकता है, लोन टू वैल्यू रेशियो को बढ़ा देना। मतलब कि लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है, हमने शायद पिछले लेक्चर में भी देखा था, पार्ट 1 में। मेरा कोई मकान है, ठीक है, मकान की कीमत है 100 रुपए। अभी लोन टू वैल्यू में क्या होता है, ये लोग वैल्यू निकालते हैं, भाई 100 रुपए है ना, तो हम इसके ऊपर आपको 50 रुपए दे देते हैं, चलिए लोन दे देते हैं, क्योंकि हो सकता है कब पता नहीं क्या हो जाए, तो ठीक है। अभी लोन टू वैल्यू रेशियो इंक्रीज कर देना मतलब क्या है कि ये पहले 50 दे रहे थे ना, अब ये बोलेंगे कि नहीं 50 नहीं, हम आपको इसके ऊपर 90 रुपए दे देते हैं। अभी मुझे बताओ कि अगर मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो हाई चांसेस है ना कि मैं किसी भी चीज को गिरवी रख दूं, लोन में रख दूं। क्योंकि पहले तो 50 ही मिल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार 50 रुपए में भी क्या ही घर गिरवी रखना, पर अब बोल रहे हैं कि 90 रुपए, तो मैं सोचूंगा हाँ यार 90 मिल रहा है तो रख देना चाहिए, ये तो वैल्यू ज्यादा होगी। तो यस, एलटीवी को बढ़ा देगा। और फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाय करेगा। बाय करेगा मतलब कि गिव मनी एंड टेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गिव मनी आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, मॉनेटरी सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी तो कि हमारा जो डिफ्लेशन होगा, जो मंदी होगा, वो धीरे धीरे हट जाएगा, सबके पास हाथ में पैसा आ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी सब पॉलिसीज जो है, ये सभी आप याद रखोगे। और ये सब जो पॉलिसी है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो भाई इजी मनी पॉलिसी, या फिर चीप पॉलिसी, या फिर डॉविश पॉलिसी, या फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी, की इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है। ठीक है, अभी ये तो डिफ्लेशन चल रहा था। अभी समझ लीजिए इन्फ्लेशन चल रहा हो, तो ये सबके पास बहुत पैसा है, सब इतना उड़ा रहे हैं कि पूछो मत।
और सब उड़ा रहे हैं तो प्राइजेस भी बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं कि मैगी का पैकेट आपका 15 रुपए पहुंच रहा है, 20 रुपए पहुंच रहा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि भाई बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है, अभी हमें मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो ये ऊपर जितने भी मेजर लिए थे ना, ये सारे को ऑपोजिट ले लीजिए। ये जो सीआरआर है वो बढ़ा देंगे कि भाई हटाओ हटाओ, सीआरआर को बढ़ा दो, एलएफ को बढ़ा दो, अब एसडीएफ को भी बढ़ा दो। एसडीएफ मतलब कि भाई बैंकों को बोलो कि पब्लिक को मत दो पैसा, हमको दो, हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे देंगे। एलटीवी रेशियो है उसको कम कर दो कि पहले आप मकान के ऊपर 90 रुपए दे रहे थे, अब बोलो कि 10 रुपए ही देंगे। फिर देखो कौन मकान गिरवी रखता है, कोई नहीं रखेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेलिंग कर दो कि जितना भी पैसा है ले लो, सिक्योरिटीज बांट दो कि पैसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पैसा रहेगा तो इन्फ्लेशन रहेगा। ठीक है, क्लियर है टोटल। अभी ये इट इज जस्ट लाइक कि भाई आरबीआई इतनी अच्छे से इकोनॉमी कंट्रोल करता है कि भाई सबका इकोनॉमी कंट्रोल करेगा रे आरबीआई। चलिए अभी देखो, ये सप्लाई इतना मनी बनी की हम बात कर रहे हैं, क्या है ये मनी? तो भाई जितना भी मनी टोटल डिमांड में है उसको हम क्या बोलेंगे? एक तो ट्रांजैक्शन मनी कि जो इधर से उधर हो रहा है ना, ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक ये हो लो। फिर एक स्पेक्युलेटिव होता है। स्पेक्युलेटिव मतलब कि मैंने किसी भी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया या फिर कुछ खरीद लिया, ये उम्मीद में कि इन फ्यूचर उसके प्राइसेस बढ़ जाने वाले हैं, तो ये स्पेक्युलेट करेगा ना। ठीक है, अभी टोटल डिमांड में ना हम किसको कवर नहीं करते हैं? प्रिकॉशनरी को नहीं करते हैं। प्रिकॉशनरी मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ पैसा प्रिकॉशन के लिए रख दिया, कुछ साइड में रख दिया, कुछ सेव कर लिया कि हो सकता है कि कल कोविड आ जाएगा तो थोड़ा पैसा हम सेव कर लेते हैं। तो भाई ये डिमांड नहीं हुई ना मनी की, ये तो सेविंग हो गई। तो इसीलिए प्रिकॉशनरी मनी को या फिर प्रिकॉशनरी डिमांड को हम टोटल डिमांड में नहीं देखेंगे। हम टोटल डिमांड में किसको देखेंगे? एक तो ट्रांजैक्शन मनी को, सॉरी ट्रांजैक्शन डिमांड को, एक स्पेक्युलेटिव डिमांड को। ठीक है, अभी देखो नहीं याद रहता है ना तो रट लेना है। सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा आपको डायरेक्टली कि इन टोटल डिमांड ऑफ मनी वी इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ डिमांड इंक्लूडिंग प्रिकॉशनरी डिमांड। और आपको लगेगा कि हाँ भाई हो सकता है प्रिकॉशनरी होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे याद नहीं रखा जाएगा। यही देख लेना कि ट्रांजैक्शन हो रहा है तो डिमांड में है, और स्पेक्युलेटिव है मतलब कुछ खरीद बिक्री हो रही है तो वो भी डिमांड में है। लिक्विडिटी क्या होता है कि कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि कोई स्पेंड ही नहीं कर रहा है, सबके पास पैसा तो पड़ा हुआ है बट कोई स्पेंड नहीं कर रहा है। स्पेंड अलग अलग रीजन की वजह से कर सकता है, ऐसा कि इन्हें लगता हो कि हो सकता है इन फ्यूचर इसके भाव और कम हो जाएंगे, स्पेंड नहीं करना है। हो सकता है उन्हें लगे कि इंटरेस्ट रेट और कम हो जाएगा, सस्ते में लोन मिलने वाली है, अभी कोई खर्च मत करो, नहीं करेगा। तो ये होगा लिक्विडिटी ट्रैप। यहाँ पे होता क्या है कि समझ लीजिए आरबीआई क्या कर रही है आरबीआई ने पैसा दिया और लोगों के पास पैसा पहुंच भी गया है, ठीक है, 100 रुपए पहुंच गया है। आरबीआई देख रही है कि यार मनी सप्लाई तो मैंने बढ़ा दी पर कोई खर्च क्यों नहीं कर रहे? हो सकता है और पैसा नहीं होगा, और पैसा बांट देते हैं और सस्ते में बांटते हैं। समझ लीजिए कि पहले 10% पे दिया था, अभी 8% पे दे दिया। लोग और भी खर्च नहीं कर रहे, लोग सोच रहे हैं कि यार और खराब सिचुएशन आने वाली है, ये लोग और सस्ता पैसा देने वाले हैं, 6% पे दे दिया। तो इन शॉर्ट लिक्विडिटी ट्रैप हो गई है। ऐसा सेंटिमेंट बन गया है कि भाई खर्च मत करना और कम होगा। या फिर समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट सस्ते होते जा रहे हैं तो जो प्राइसेस होंगी ना वो भी सस्ती होती जाएगी। पहले कार मिल रही थी 100 रुपए में, अभी वो 90 में मिल रही है, अभी 80 में मिल रही है, अभी 70 में मिल रही है। तो लोगों को लग रहा है कि और कम होगा और कम होगा, खर्च मत करना कोई। तो ये होता है लिक्विडिटी ट्रैप हो जाना, और लिक्विडिटी ट्रैप एक बार होगी तो इकोनॉमी आपकी बर्बाद होगी ही होगी। ठीक है, एक होता है लिक्विडिटी का ओवरहैंग हो जाना। ओवरहैंग मतलब कि ये सेम जैसा है कि भाई मनी सप्लाई इतना बढ़ गया है, मार्केट में इतना ज्यादा मनी है जितनी तो उसकी डिमांड भी नहीं है, और ये डिमांड भी नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा? उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, ये डिमांड में हम क्या गिनेंगे? टोटल डिमांड गिनेंगे। ठीक है, और मनी में क्या गिनेंगे? अपना एग्रीगेट मनी गिनेंगे। ठीक है, हमेशा एग्रीगेट ही लेना है, जिधर भी आप मनी सप्लाई की बात कर रहे हो तो एग्रीगेट मनी सप्लाई को देखना है। एग्रीगेट मनी सप्लाई मतलब कि M3। ओके, क्लियर है अभी तक इतना सब कुछ आपका? अभी हमारा आता है ये जो भी मनी की पॉलिसीज की बात करेगा वो कौन करेगा भाई? ये कौन तय करेगा कि भाई रेपो रेट कितना रखना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना, सीआरआर कितना? ये सब तय करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के अंदर कौन रहेगा भाई? तो भाई एक तो आरबीआई के गवर्नर रहेंगे, फिर दूसरे 2 आरबीआई के बंदे रहेंगे। ठीक है, 2 बंदे आरबीआई के होंगे और 3 और लोग होंगे, वो होंगे गवर्नमेंट के। ओके, तो टोटल 6 लोग हैं। 6 लोग में 3 आरबीआई और 3 गवर्नमेंट।
ठीक है, गवर्नमेंट के 3, टोटल 6। और इन सबको हेड कौन कर रहे हैं भाई? हेड कर रहे हैं आरबीआई के गवर्नर। आप ना कभी कभी देखा करो, जो आरबीआई की पॉलिसी आती है ना, रिसेंटली जो सीआरआर का कट हुआ था, ये मैंने बोला था ना कि 4.5 से 4 कर दिया था कि लिक्विडिटी इनहेंस हो हमारी, वो कायदे से अपने शशिकांत दास थे, वो लाइव आए थे और लाइव में बता रहे थे कि हम ये करने वाले हैं। तो ये ऐसी सब चीजें देखो, बजट अगर लाइव आया था, अभी तो चलो फिर चला गया, आप नहीं देख सकते हो, बट अगर लाइव आया तो आप लाइव देखोगे भाई क्या चल रहा है, कैसे आप बोल रहे हो, तो आपको समझ में आएगा। मैंने तो भाई तय किया कि जो भी ऐसी चीजें होती है उसको लाइव ही देखना है, समझ में भी आता है, पता भी चलता है कैसे चल रहा है, और 2-3 बार पढ़ने में भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो लेट्स इग्नोर इट। तो भाई एमपीसी के अंदर 6 लोग होते हैं। इसको कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया है? तो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? तो प्राइस स्टेबिलिटी करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना। ठीक है, ईच मेंबर के पास 1 वोट की पावर होती है, बट आरबीआई एक्सरसाइजेस कास्टिंग वोट। ठीक है, इसकी कोरम क्या है? तो भाई कोरम है 4 मेंबर, कि भाई कम से कम 4 मेंबर हो तो ही आप डिसीजन ले सकते हो। और ये साल में कितनी बार मिलेंगे? तो भाई साल में 4 बार मिलेंगे, क्योंकि साल में हमारे कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बार ये लोग मिलेंगे। ठीक है, एवरी क्वार्टर। ठीक है, अभी हम वापस चले जाते हैं। हमने ये सारे के सारे देख लिए क्वांटिटेटिव टूल। यहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा रहे थे या फिर घटा रहे थे। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल के अंदर हमारा क्या आ गया था भाई? तो ये देखिए, यहाँ पे जितना भी बात चल रहा है ये सारा का सारा आ गया है। ठीक है, ये जो बीपीएलआर है, एमसीएलआर है, वो दूसरी चीज है, वो बाद में देखेंगे। बाकी ये सारा हमने देख लिया है। दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल। इसी के थ्रू भी भाई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल होती है। इसमें पहले क्या होता है कि भाई कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बट मॉरली बता रहे हैं कि यार सारी बैंकों को कम कर देना चाहिए, यही ठीक रहेगा। ये मॉरली, उसकी हम एथिक्स पे वार करते हैं, मॉरल्स पे वार करते हैं कि कर देना चाहिए, ये ठीक नहीं चल रहा है, इससे हमारा देश कमजोर हो जाएगा। ये सब बकवास बात है सिर्फ। तो मॉरल में कोई एक्शन नहीं है, नॉर्मल है। दूसरा आता है डायरेक्ट एक्शन, कि भाई अगर नहीं किया ना तो हम पेनल्टी लगा रहे हैं, चुपचाप कर लेना ये, तो डायरेक्ट एक्शन ले लिया। फिर बोल देते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट, एलटीवी रेशियो इतना रखो, मतलब अभी बोल दे कि एलटीवी रेशियो को आप ना एकदम कम कर दो, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी ना। अभी देखो यहाँ पे हमने कोई एक्शन नहीं लिया, बस एलटीवी रेशियो को कम कर दिया, मतलब हमने कोई टूल्स का यूज नहीं किया है, एलटीवी रेशियो कम किया, अपने आप भी मनी सप्लाई कम हो गई। इसका एग्जांपल है एलटीवी। फिर है एक सिलेक्टिव क्रेडिट, कि भी हम बोले कि इसको पैसा नहीं देना, इसको दे देना, जैसे कि हमने बोला हुआ था ना, टबैको को नहीं देना, सिलेक्टिव क्रेडिट, या फिर एमएसएमई को दे दो, ये सिलेक्टिव क्रेडिट होता है। फिर एक और है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कि जो ऐसे सेक्टर जो प्रायोरिटी में हमें रखना है, कि भाई इसको तो बहुत जरूरत है पैसे देने की, इसको आप पहले देना, तो इसको बोलते हैं पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अभी देखो जिधर भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कोई सवाल आता है या फिर बात आती है ना, वहां पे आप लिख देना यूके सिन्हा कमेटी ऑन एमएसएमई। ठीक है, यूके सिन्हा कमेटी ऑन एमएसएमई, जिसने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर कुछ कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे जो आते हैं क्वालिटेटिव टूल। यहाँ पे कुछ खास पढ़ने का नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ देख लेना है, उतना ही काफी हो जाता है। ओके, चलिए अभी यहाँ पे आ जाइए। जो ये पीएसएल की हमने बात की, ये पीएसएल भी है क्या? तो पीएसएल मतलब टोटल 8 हमारी प्रायोरिटी सेक्टर्स है। 8 ही है ना? यस यस, 8 ही है। सबसे पहले हम आता है एग्रीकल्चर की, भी एग्रीकल्चर हमारी प्रायोरिटी है, उसको पैसा दो। फिर एमएसएमई है, एक्सपोर्ट है, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। ये सारे जो सेक्शन है वो वीक सेक्शन है, कि भी इसको पैसा देने की जरूरत है और इसी को आप जल्दी से बांटना, वो आपका पीएसएल हो जाता है। पीएसएल ना अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि भाई 40% होता है शेड्यूल कमर्शियल के लिए, और शायद 75% जितना होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, अलग अलग। वो हम जब बैंक्स की टाइप्स देखेंगे ना तब देखेंगे, बट इन शॉर्ट पीएसएल होता जरूर है। ठीक है, और देखो ये याद रखना है आपको, पता नहीं कब कौन आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिर होता है कि बैंक तो भाई बहुत चेंज कर रहा था, पर आरबीआई तो बहुत चेंज कर रहा था, पर बैंक चेंज ही नहीं कर रहा था। क्या चेंज नहीं कर रहा था? अपने रेट को, कि भाई बैंक ने तो बोला कि हम अपना जो रेपो रेट है ना उसको 10 से घटाकर 5 कर दे रहे हैं, मतलब उनको ये था कि भाई घटाएंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पर बैंक ने तो अपना रेट कम किया ही नहीं। बैंक का तो रेट पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, वो बस सस्ते में ले रहा है, वो तो अपना सेम ही बांट रहा है, मतलब ये चेंजेस हो नहीं रहे थे। तब आरबीआई को आया गुस्सा कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है,
हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर जो जो किया ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बस क्या था कि भाई हाथ से निकल रही थी बैंक, इसीलिए उसको हमने मेजर्स लिए। देखो क्या क्या किया है। सबसे पहले तो भाई प्राइम लेंडिंग रेट चल रहा था, इवोल्यूशन में बता रहा हूँ। प्राइम लेंडिंग रेट में क्या था कि भाई बैंक किस रेट पे अपना जो कस्टमर्स है उसको पैसा दे सकती है। और यहाँ पे तो कायदे से बिडिंग चलती थी। मतलब आप समझ लीजिए 1973 में आप जा रहे हो, 1973 नहीं उससे पहले जा रहे हो, या फिर उधर भी जा रहे हो चलेगा। हाँ 1975 में मैं चला गया, मैं एचडीएफसी में गया और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे 20 लाख की लोन चाहिए, मुझे कितने में दोगी? एचडीएफसी बोल रहा है कि भाई 10% में दूंगा। मैं बोल रहा हूँ 10 में नहीं, 20 लाख की लोन चाहिए मुझे, 5 पे चाहिए, 5 पे दे दो भाई चलेगा। और उस वक्त कोई ऐसा कुछ है ही नहीं बेंचमार्क। उधर सब्जी जैसे मैं ले रहा हूँ वैसे उनसे बहस कर रहा हूँ, और वो देना भी पड़ेगा उनको। मैं बोलूंगा कि भाई एचडीएफसी तू 5 में नहीं देगा तो मुझे एसबीआई देने को बैठा है ये 5 में, तो भाई एचडीएफसी बोलेगा हाँ ठीक है भाई 6% में लेके जाओ, बात खत्म करो। तो ऐसा चल रहा था। और इससे क्या होता है, बैंक का नुकसान होता है ना, इकोनॉमी का नुकसान होता है। तो यस, इसको हमें बदलना पड़ेगा। बट कितना देर लगा बदलने में, हमने 2003 में लेके आए हम नया बीपीएलआर। बीपीएलआर मतलब मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर के लिए जो रेंट है वो हमारा रेट। बीपीएलआर मतलब क्या होता है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ये बेंचमार्क ठीक से नहीं लिखा हूं, सिर्फ बेंच लिख देता हूं। ठीक है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट बीपीएलआर। इसमें क्या होगा कि बैंक को ऐसा लगता है ना कि दूसरे तो सब ठीक, मेरा ये कस्टमर बहुत भरोसेमंद है, उसके लिए मैं सबसे कम इंटरेस्ट रेट रखूंगा, तो वो रख सकते हैं। ठीक है, अभी इसका जो क्राइटेरिया ना ये डिफाइन किसने किया था, मतलब आरबीआई ने बोल दिया था। और ये अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग था। मतलब हो सकता है एचडीएफसी के लिए उन्होंने बोल दिया कि आपका बीपीएलआर है 10% की, आप 10 से कम मत देना। एसबीआई को बोल दिया कि आपका बीपीएलआर है 12%, आप 12 से कम मत देना। मतलब आरबीआई को समझ लीजिए, सॉरी एचडीएफसी को ऐसा लगता है कि ये जो पैसा लेने आ रहा है वो अपने बैंक वाले मैनेजर जो है उनका दामाद है, तो उनको भाई सस्ते से सस्ते में दो, तो 10% में दे सकते हैं। पर देखो इसमें भी दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? आरबीआई ने बोल दिया इतना रखना, क्या बैंक एक्चुअल में उतना रखे? नहीं रखे। जैसे मैं बोला ना, दामाद आ गया वो बैंक के मैनेजर का, वो बोल दिया कि भाई ये तो घर का है बंदा, इसको 5 पे दे दो, भले ही बीपीएलआर अपना 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद क्या रखना, ही अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग था और आरबीआई ने रखा था, बट इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लेके आ गए बेस रेट। बेस रेट में क्या था कि भाई ये रेट है, ये बैंक खुद डिसाइड करेगा कि भाई इसके नीचे हम किसी को भी पैसा नहीं देंगे, और आप फिर नहीं दोगे पैसा, दैट्स इट। अब ये भी क्या था, अलग अलग के लिए अलग अलग था। बट फिर भी ये थोड़ी हद तक तो काम किया, बट ये भी इतना काम नहीं किया, क्योंकि बैंक्स तो बैंक्स थे भाई, वो अपने तरीके से कर रहे थे। फिर अगेन आरबीआई लेके आई एमसीएलआर। इसमें भी बोला भाई बैंक तू खुद डिसाइड करो कि आपको कितना रखना है रेट। पर आप दो चीजें ध्यान रखो, एक ध्यान रखो कि आपका कॉस्ट कितना है। ठीक है, किस किसका कॉस्ट देखेंगे, तो भाई एक तो बोरो रेट आप कितने में ले रहे हो, आप लैंड कितने में कर रहे हो। मतलब कि समझ लीजिए कि जो एसबीआई है उसको पैसा अगर चाहिए था तो एसबीआई कहीं से तो लेके आया है, कहां से लेके आया है? आरबीआई से लेके आया है। आरबीआई से इन्होंने लिया है 10% पे। और अगर ये अपने दामाद भी अगर एसबीआई का आ जाए, उसको 8% पे देता है, तो नुकसान किसका हुआ? एसबीआई का हुआ। और क्या कोई भी बैंक नुकसान से धंधा कर सकती है? नहीं कर सकती, आज नहीं तो कल गिरेगी ही गिरेगी। तो आरबीआई ने बोला कि अपनी जो कॉस्ट है ना वो देख लेना और कॉस्ट से ज्यादा ही रखना। तो एसबीआई क्या बोलेगा कि भाई हाँ 10 पे हम लेके आए थे ना, तो हम आपको 12 पे दे सकते हैं, भले ही आप दामाद हो, इससे तो कम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट देख ली कि हाँ भाई ये मैनेज हो रहा है। और दूसरा यही नहीं, दूसरी भी कॉस्ट होती है ना बैंक की, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, सैलरी हो रही है, तो ऐसा सब कुछ कॉस्ट देख लो और फिर अपना काम करना, फिर अपना लेंडिंग का काम करना। ठीक है, तो लेंडिंग रेट और बोरो रेट में आपका कंपैरिजन लिख लो। ये एमसीएलआर है, अभी तक एमसीएलआर चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, अभी दूसरा भी होता है। इन सम केसेस आरबीआई क्या करती है भाई, सॉरी बैंक क्या करती है, आरबीआई से पैसा नहीं लेती है, इंटर बैंक ले लेती है। कि मतलब एचडीएफसी ने ले लिया एसबीआई से, या फिर एसबीआई ने ले लिया आईसीआईसीआई से, इंटर बैंक पैसा ले लिया। अभी ये इंटर बैंक पैसा लेना, वो कौन से रेट पे ले? क्या ये रेपो रेट पे ले? तो बोलेंगे नहीं यार, तो अच्छा था आरबीआई से ही ले लेते, बाद में सिक्योरिटीज दे, मतलब कुछ भी हो। तो इसमें हम लेते हैं इंटर बैंक रेट। इट इज स्टैंड्स फॉर इंटर बैंक बेंचमार्क लेंडिंग रेट।
और इसमें ना अलग अलग हमने बेंचमार्क सेट करके रखे हैं। कौन से बेंचमार्क हो सकते हैं? एक है अपना माइफोर, माइफोर स्टैंड फॉर मुंबई इंटर बैंक रेट। फिर है लाइबोर, लाइबोर मतलब लंदन इंटर बैंक रेट, कि लंदन में भाई बैंक अपने अंदर अंदर कितना रेट रख रही है, या फिर मुंबई के अंदर अंदर बैंक अगर पैसा लेना हो तो कितना रेट रख रही है। इसका ही सब अंदाज लगाओ और फिर सब एक दूसरे को बांटो, दैट्स इट। अभी के लिए जो हमारा चल रहा है ना, वो चल रहा है मॉडिफाइड माइफोर, ठीक है। माइफोर जो था उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया तो हमारा बन गया मॉडिफाइड माइफोर। माइफोर मतलब मुंबई इंटर बैंक की, मुंबई की जो बैंक है वो इंटरनली कितने में पैसा ले रही है, दे रही है, उसको माइफोर बोलेंगे, ठीक है। तो खत्म हो गया ये। इसको ना हम एक्सटर्नल रेट भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल रेट। तो भाई बीपीएलआर, पीएलआर, एमसीएलआर सब कुछ मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैंने ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो भी बता दिया। फिर हमने देख लिया सीआरआर, एसआरआर सबको कब कम करेंगे, कब कुछ ज्यादा करेंगे, कौन सी पॉलिसी को क्या बोला जाता है, ठीक है। और ना ये इसका उल्टा है, ये मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि यहाँ पे चीप, डॉविश, तो भाई इसको क्या बोलेंगे? हॉकिश। फिर एक्सपेंशनरी है तो यहाँ पे सॉरी कॉन्ट्रैक्शनरी लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट, हम इतना ही रहने देते हैं, चलो ना। ये सारे मैंने लिख दिए, ठीक है। हॉकिश, टाइट, डियर और कॉन्ट्रैक्शनरी। डियर देखो कंफ्यूज कर सकता है, मुझे शुरुआत में डियर कंफ्यूज कर रहा था, पर डियर में ऐसा याद रखना, डियर मतलब पैसा प्यारा है मुझे, पैसा प्यारा है। आरबीआई को बात चल रहा हूँ, आरबीआई को प्यारा है तो आरबीआई क्या करेगा? सारी ऐसी पॉलिसी लाएगा कि पैसे को खींच ले मार्केट से, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमने ये सब देख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे काम करता है वो देख लिया है। फिर यहाँ पे हमने सारे अलग अलग फैसिलिटीज देख ली जो बैंक के पास अवेलेबल है और आरबीआई के पास अवेलेबल है अपने पैसे की लेन देन के लिए। फिर अगेन पीछे आते हैं तो हमने एलएफ फैसिलिटी देख ली जो पहली फैसिलिटी थी जिसमें बैंक और आरबीआई अपने बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं। और हाँ भाई ये मेरा हल्का सा बताना रह गया, जो एमएसएफ है, एमएसएफ कितना परसेंट यूज हो सकता है? अभी के लिए ऐसा बोला है ये 1% से 2% के बीच में हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और ये एनडीटीएल हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ये कमेटी आप देख लेना, नरसिम्हन कमेटी होती है, ठीक है। फिर मार्केट रेपो देख लिया, याद रखना है आपको, बैंक कंपनीज को और उन सबको बांटे उसको बोलेंगे। और न्यूट्रल रेपो मतलब कि जिसमें हमारा इकोनॉमी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और फुल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट में काम कर रही है, ठीक है। फिर हमने सीआरआर और एसएलआर को देख लिया, ओके, उसके लिए सब क्राइटेरियाज देख लिए। देन हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री की फिस्कल पॉलिसी भी देख ली, हल्की सी ऊपर से, देखा नहीं है उसको। और मॉनेटरी पॉलिसी देख ली कि जिसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल को देखा। फिर हमने मनी मल्टीप्लायर कैसे काम करता है उसको देख लिया। और हमने जो मनी सप्लाई होती है उसको भी देख लिया, ठीक है, M1, M3, M2, M4। याद क्या रखना है, जो हमारा M3 है वो एग्रीगेट मनी सप्लाई है, क्योंकि उसमें हमारी बैंक के साथ की टाइम डिपॉजिट भी आ जाती है, डिमांड डिपॉजिट भी आ जाती है और करेंसी इन सर्कुलेशन तो आता ही आता है। इसको थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा बट जरूरी है, ओके। और फिर हमने बैंक की एसेट लायबिलिटीज से शुरुआत की थी और वो भी देख लिया। तो सब कुछ हमारा क्लियर कट है। मुझे नहीं लगता है कि बैंकिंग से या फिर मनी से आपका और कोई क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने न बताया हो, ठीक है। हाँ वो हो सकता है कि भाई बार्टर सिस्टम मैंने आपको नहीं बताया है कि भाई पैसे के बिना हम कैसे ट्रेड करते थे, वो सब ठीक है, वो सब कॉमन सेंस है, वो आपको आता होगा, ओके। और हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मुझसे छूट गई है तो मुझे बता दीजिएगा, ओके। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो देखो आज कौन सा डेट हो रहा है, आज 3 फरवरी मंडे है, ठीक है। तो 3 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ज्यादा से ज्यादा ना मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको वेडनेसडे को ये वीडियो ला के दे दूं, सॉरी, मैं ट्राई करूंगा मैं आपको वेडनेसडे नहीं, थर्सडे को ये वीडियो ला के दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि थर्सडे तक आपको मिल ही जाए, ठीक है। मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं 6 तारीख को कोशिश करूंगा ला दूं, पर नहीं होता है तो एक दिन लेट समझ लेना, ठीक है। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया, पसंद आया तो मुझे बताना जरूर, और कोई आपके एंड से सजेशन हो तो भी बताना, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद और स्मार्ट आईएएस, डू रिमेंबर इट। जय हिंद, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया।